हम एक सिंपल से वे में वीडियोस बनाते हैं, बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं आचार्य जी। ऐसा लगता है कि आप काश थोड़े और पहले हमें मिल पाते, अब ऐसा लगता है आचार्य जी। ये जितने जानवर हैं ना, जितने भी, ये सब हमारे भाई बहन हैं। जैसे घर में हम ये नहीं करते ना कि दूसरे का चुरा के खाएंगे पिएंगे, वैसे ज़िंदगी में भी नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान के 99% लोग ये नहीं जानते कि सारे जंगल काटे जाते हैं ताकि खेती के लिए ज़मीन निकले, और 70% खेती की जाती है सिर्फ जानवरों को खिलाने के लिए, ताकि आदमी उनको स्लॉटर करके उनका मांस खा सके। और तुम वास्तविक शाकाहारी हो। ये सब जो खीरबाज और चायबाज हैं, ये तो नकली शाकाहारी हैं, छद्म पाखंडी शाकाहारी हैं। 1/4 से 1/3 तक लोग हैं जो क्लाइमेट चेंज को डिनाई कर रहे हो, कह रहे हैं ऐसा कुछ है ही नहीं। किसी को ये बोलो ना दुनिया खत्म हो जाएगी, कहते हैं हाँ खत्म हो जाए तो उनको अच्छा तुम्हारा परिवार खत्म हो जाएगा, तुम्हारे परिवार में जिससे तुम्हें प्यार है वो खत्म हो जाएगा, तब उन्हें होश आएगा। नमस्ते आचार्य जी। सर जी, मेरा नाम विशु सिंह महाल है और मैं जानवरों के लिए काम करता हूँ। मैं उन जानवरों के लिए काम करता हूँ जो बेसहारा, बेजुबान जानवर सड़क पर मतलब बीमार या उनको घायल हो जाते हैं, उनको चोट लग जाती है। मैं उनको ट्रीटमेंट देता हूँ एक तरह से। सर जी, मैं देखता था कि मतलब सड़क पर बहुत सारे जानवर मतलब डस्टबिन में कचरा खा रहे हैं, उसकी वजह से वो बीमार पड़ जाते थे। उनको वो नालियों का पानी पीने के लिए मजबूर हैं, वो उनसे भी बीमार हो जाया करते थे। तो आचार्य जी, मैं अपने आसपास के एनिमल्स की तो मदद कर पा रहा था, लेकिन मैं आपको काफ़ी साल से सुनता हूँ और मुझे इस काम को ही थोड़ा आगे बढ़ाना था आचार्य जी। तो आचार्य जी, मैंने अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत की। सर जी, मेरा यूट्यूब चैनल स्ट्रीट डॉग प्लूटो, हम वहाँ पर एक फ़नी सा एनिमल्स का कंटेंट बनाते हैं। सर जी, मेरे चैनल खोलने के पीछे का मोटिव ये था कि हम एक ऐसा कंटेंट बनाएँ जिससे छोटे बच्चे या बड़े बच्चे हमारी वीडियोस देखकर इन्फ्लुएंस होकर एनिमल्स के प्रति उनकी प्यार भावना जागे। तो आचार्य जी, हम एक सिंपल से वे में वीडियोस बनाते हैं कि पहले किसी एनिमल को रेस्क्यू करा, फिर उसको अपने घर लेके आए, फिर उसको अच्छा सा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा। जब वो थोड़ा सही हो जाता है तो हम उसको एक फ़नी सा नेम देते हैं। फ़नी सा नाम देने के बाद हम उसकी फ़नी एक्टिविटीज़ की वीडियोस बनाते हैं और उनको मिनी व्लॉग्स के रूप में अपनी यूट्यूब चैनल पर डालते हैं। मैंने चैनल देखा है तुम्हारा, बहुत अच्छा चैनल है, और वीडियोस जो हैं वो सचमुच इफ़ेक्टिव भी हैं, फ़नी भी हैं, और बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप, बहुत बढ़िया। अभी ये बताओ, मैं फ़नी लग रहा हूँ कि नहीं? हाँ जी सर, बहुत अच्छे लग रहे हैं सर। मैंने कहा अपने वीडियोस में तुम कभी अपना मुखड़ा तो हाँ जी सर। दिखाते नहीं, तो मैं भी आज थोड़ा अपने आप को छुपा के बैठूंगा। बहुत अच्छे लग रहे हैं आचार्य जी, बहुत अच्छे, सच में बहुत अच्छे। अच्छा लग रहा हूँ? हाँ जी सर, बहुत अच्छे लग रहे अच्छा लग रहा हूँ। हैं। आप अच्छे लग रहे हैं जी। मतलब एक ऐसी लाइफ, मतलब बच्चों के हिसाब से तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ, मैं बहुत अच्छे लग बच्चों के लिए ही ऐसा बन के आया हूँ। सब बच्चों को मज़ा आना चाहिए। आचार्य जी, आपको सुनते हुए मुझे लगभग 7 साल हो गए हैं और आचार्य जी, एक ज़िंदगी में ये चैनल भी आपकी वजह से ही शुरू हुआ। मतलब 7 साल हो गए हैं, चैनल तो 5 साल पहले ही शुरू किया था। आचार्य, ज़िंदगी में कुछ ऐसा फेस आया, एकदम से बहुत सारे दुःख देखने को मिले। मेरा एक्सीडेंट हो गया था सीरियस, तो मैं बेड रेस्ट पर था। तभी पापा को डायग्नोज़ हुआ 4th स्टेज कैंसर। मैं आपके पास पहले सत्रों में भी आ चुका हूँ फादर से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर। एकदम से आचार्य जी, ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई थी। उनको आचार्य जी पहले भी काफ़ी बीमारियाँ रहती थी, फिर एकदम से कैंसर हुआ। आचार्य जी, सब कुछ बदल गया। फिर आचार्य जी, काफ़ी साल मैंने हॉस्पिटल्स में बिताए हैं उनको लेके, काफ़ी जगह उनका ट्रीटमेंट कराया। उनको एक टाइम पे आके आचार्य जी, आपको सुनने के बावजूद भी मैं अंधविश्वास और पाखंड में भी फँसा। जब लगता था कि कुछ मतलब ऑप्शंस नहीं बच रहे हैं, हमने काफ़ी चीज़ों का ट्राई करे उन पे, एलोपैथी से लेके नई-नई थेरेपीज़, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, काफ़ी चीज़ें, लेकिन कुछ आराम नहीं पड़ता था आचार्य जी। तो उस टाइम पे ही आपसे बहुत डीपली जुड़ पाया आचार्य जी। आचार्य जी, जब हम शुरू में गीता पढ़ने की कोशिश करता था, मैं मेरी कुछ समझ नहीं आता था। मैं आपको सुनता था, फिर मुझे अच्छे से पता चला गीता तो अच्छे से आप पढ़ाते हैं और तो सब आचार्य जी ख़ैर क्या ही पढ़ाते हैं। आचार्य जी,
आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बहुत हद तक बदल पाई। एक लोगों के प्रति प्रेम, जानवरों के प्रति प्रेम बढ़ा। और आचार्य जी, आपको सुनने के बाद पहले पहले मैं एक डरी सहमी ज़िंदगी जीता था। कुछ भी हो गया उसमें ही फँस गया, उसमें ही रोना-धोना। सर जी, आपको सुनने के बाद आज एक निडर ज़िंदगी जी पाते हैं। अपनी बातें भी खुल के रख पाते हैं आचार्य जी। आपकी वजह से ही पुराने अंधविश्वास, पुरानी वृत्तियाँ काफ़ी हद तक कम हो पाई हैं और धीरे-धीरे आपको सुनते-सुनते कम हो ही बहुत रही हैं। बढ़िया। जी, आपकी गीता कम्युनिटी से भी मैं 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं आचार्य जी। ऐसा लगता है कि आप काश थोड़े और पहले हमें मिल पाते। अब ऐसा लगता है आचार्य जी। क्योंकि आचार्य जी उससे पहले भी बहुत कुछ करा है, एक अलग ही लाइफ़ जी है। मतलब छोटी-छोटी बातों पे कुछ हो गया तो जैसे आजकल यंग एज में लोग करते हैं, मतलब एक ग्रुप है, ये फ्रेंड्स हैं, कुछ हो गया, भई तूने ऐसे कैसे बोल दिया? ये वही सर, वो लाइफ़ से निकल के तो अब लगता है कि आप थोड़ा पहले मिलते तो शायद लाइफ़ बहुत ही बेटर होती। सर जी। नहीं, अभी बच्चों तक ही जो मैसेज आप लेके जा रहे हो वो बहुत बहुत अच्छा है। और उन बच्चों को तुम एक छोटी उम्र में ही मिल गए हो, तो ये उनके लिए बहुत बढ़िया होगा। तो कोई किसी को मिलता है, कोई किसी को मिलता है। हो सकता है कि वो सब बच्चे जो तुम्हारा चैनल देख रहे हैं, मेरा उनसे मिलना तुम्हारे माध्यम से ही हो रहा हो, तो बढ़िया, बहुत अच्छा है जो कर रहे हो। और गीता में सत्रों में तुम्हारा होना, जो तुम्हारा काम है हाँ जी, हाँ जी। एनिमल वेलफेयर का, उसको और आगे बढ़ाएगा और गहराई भी देगा। बढ़िया है। सर जी, वो काफ़ी हद तक हो ही रहा है। पहले होता क्या था, जैसे कि कोई एनिमल्स को मार रहा है तो हम उसके खिलाफ खुलकर विरोध नहीं कर पाते थे, एक डर रहता था आचार्य जी अंदर। आज भी रहता है लेकिन काफ़ी कम रहता है, लेकिन अब आचार्य जी हम उसके खिलाफ खुल के निडर होके मतलब उसका विरोध कर सकते हैं। तो ये सब आचार्य जी आपसे ही सीखा है। आचार्य जी सब कुछ आपसे ही सीखा है कह सकते हैं, वरना तो एक पहले तो एक एक मतलब जो यंगस्टर आज के टाइम में लाइफ़ जी रहे हैं, वो ही जी रहे थे आचार्य जी। अगर आप नहीं होते तो मैं भी अभी किसी कॉलेज में एडमिशन लेके वहाँ पे जो वो लोग करते हैं, वो ही कर रहा होता आज। आपने सीखा है, क्रेडिट सारा आपको है। नहीं तो सिखाने वाले तो बहुत रहते हैं, सीखने वालों की कमी रहती है। आप सीख रहे हो तो उसका श्रेय पूरा आपको है। सर और श्रेय आपको भी है सर, आप हम तक आए। चलो थोड़ा सा मुझे भी कि आचार्य जी आप हम तक आए हैं, हम तो सर आचार्य जी आप तक नहीं जा पाए, आपके प्रचार की वजह से ही आप हम तक आ पाए हैं जी। प्रचार तो कर रहे हैं पूरी जान लगाकर, देखो बात कहाँ तक पहुँचती है। हम्म, नमस्ते आचार्य जी। जी। आचार्य जी, मैंने तो आपसे ही सीखा है। हम्म। सेंसिटिविटी जानवरों के प्रति भी आपको ही सुनकर आई है। और पहले तो पता भी नहीं था कि वीगनिज्म क्या होता है, शुद्ध शाकाहार क्या होता है, कुछ नहीं पता था। कुछ भी खा लेते थे, कुछ भी पी लेते थे। आपको सुना, आपकी वीडियोस देखी तो ही कुछ समझ में आया कि ये भी होता है, वरना तो बस अंधा ही चल रहा था। अब समझ में आने लगा है तो बात सब तक पहुंचाओ। बात सिर्फ हमारी नहीं है, और बात सिर्फ उन चंद पशुओं की भी नहीं है जो हमें आँखों से दिखाई दे जाते हैं, है ना। हम जैसे हैं, हम सबका शोषण, सब प्रजातियों का शोषण हर तरीके से करते हैं। तो ये तो ज़रूरी है ही कि हमें जो जानवर अपनी आँखों के सामने दिखाई देते हैं कि उनको तकलीफ़ दी जा रही है, उनको तो हम बचाएं ही। लेकिन जब बचाने की हमारी भावना में गहराई आती है, तो फिर हम ये भी देखते हैं कि दर्द इसको तो दिया ही जा रहा है, पर हम दर्द हज़ारों और प्रजातियों को भी दे रहे हैं जो हमें दिखाई भी नहीं दे रही। और ऐसा नहीं कि हम उन्हें सिर्फ दर्द दे रहे हैं, हम उनको
खत्म किए दे रहे हैं, हम उनको एक्सटिंक्ट करे दे रहे हैं। तो शुरुआत तो हमेशा अपने आसपास के ही क्षेत्र से करनी पड़ेगी। मेरे घर के सामने कोई गाय है, वो ज़ख्मी है, शुरुआत वहीं से होगी कि मैं उसके प्रति बेपरवाह ना हो जाऊं, या ये ना कह दूं कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं जाऊं, उसकी देखभाल करूं, जो मैं कर सकता हूं मैं करूं। फिर मैं डॉक्टर को बुला दूं या एनजीओ वालों को बुला दूं, तो वो लोग आके उसको देखें। या कोई कुत्ता है, गर्मी बहुत है, उसको पानी नहीं है, तो मैं उसके पानी वगैरह की व्यवस्था करूँ। शुरुआत तो यहाँ से ही होती है, पर यहाँ पर बात रुक नहीं जानी चाहिए। जैसे अभी आपने प्रचार का जिक्र किया, हम प्रचार क्यों करते हैं? मैं ये भी तो कर सकता था कि जो मेरे आसपास के लोग हैं मैं उन तक बात पहुँचा दूँ। 10 लोग 20 लोग मेरे आसपास के, मेरे घर के, मेरे क्षेत्र के, मेरे दोस्त यार, मेरे परिचित, मैं उन तक भी तो बात सिर्फ पहुंचा सकता था ना। और मैं कहता देखो मैंने इनकी भलाई करी, और निश्चित रूप से मैं उनकी भलाई कर रहा होता। और अगर मैं वैसा भी कर लेता कि मैंने अपने घर और अपने एरिया में जो बात ज़रूरी थी वो पहुंचा दी, चाहे वो गीता का संदेश हो, चाहे प्यार की बात हो, करुणा की बात हो, वो मैंने अपने आसपास पहुंचा दी, तो भी मैं कह सकता था कि मैंने अच्छा काम कर दिया। और मैंने निश्चित रूप से अच्छा काम तो कर ही दिया होता। लेकिन जब प्यार सच्चा होता है तो आदमी रुकता नहीं है ना। फिर आदमी कहता है कि जो अच्छाई मैंने अपने आसपास के क्षेत्र तक पहुंचाई है वो सब तक पहुंचनी चाहिए, है ना। तो पहली बात, जो काम आप अपने एरिया में कर रहे हो वो काम हर जगह हो। दूसरी बात, जो लाभ आप जानवरों की कुछ प्रजातियों को देना चाहते हो, वही लाभ, वही स्नेह बाकी स्पीशीज को भी तो मिलना चाहिए ना, कि नहीं मिलना चाहिए? तो अब आगे का रास्ता उधर का है कि पता करो कि हमारी वजह से कितनी स्पीशीज हैं जिनको तरह तरह की तकलीफ़ें मिलती हैं। तकलीफ़ छोटा शब्द है, उनकी संख्या इतनी घट गई है, इतनी घट गई है। कुछ को हम कहते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और कुछ तो एक्सटिंक्ट हो गई, वो चली गई हमेशा के लिए, अब वो हमें कभी देखने को नहीं मिलेंगी। सोच रहे हो कितनी भयानक बात है। हमने उनको इतनी बुरी तरह मारा, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कि वो गायब ही हो गए। तो आप जो काम कर रहे हो वो अब उस दिशा में जाना चाहिए कि हमारे 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 प्रेम, हमारे स्नेह, हमारी जो केयर की भावना है कि आई केयर, हाँ मुझे फ़र्क पड़ता है, मैं परवाह करता हूँ, ये भावना सब तक पहुँचे, वही बेहतर होगा ना। आचार्य, जैसे आपने बोला कि अभी स्केलेबल इफेक्ट पड़ना चाहिए, मतलब दूर दूर तक बात पहुँचे। छोटे छोटे जगहों पे लोकलाइज्ड तो लोग एक्टिविज्म के माध्यम से या मदद कर दी, ऐसे करके जानवरों का थोड़ा बहुत ध्यान रख लेते हैं। पर जो बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि जिस टाइम आप एक जानवर को बचा रहे हो उस टाइम कई जानवर अभी इसी टाइम मर रहे हैं। आप अभी बचा रहे हो एक जानवर को, आपने एक कुत्ते को ध्यान रख दिया, उसी टाइम पर, उसी एग्जैक्ट टाइम पर कई कुत्ते उसी टाइम मर रहे हैं, या कोई भी कुत्ते में देखो, शुरुआत तो यहीं से होगी ना, शुरुआत तो यहीं से होगी ना कि मेरे आसपास अगर मैं देख रहा हूँ कि कोई कुत्ता घायल है, किसी तरह की तकलीफ में है, बीमार है या प्यासा है या जो भी है, भूखा है, तो मैं उसका ख्याल करूँ। शुरुआत तो वहीं से होगी हमेशा, और शुरुआत ऐसे होनी भी चाहिए। आपके आसपास अगर कोई घायल जीव है और आप उसकी देखभाल नहीं कर सकते, तो आप दुनिया भर के जीवों का दुख दर्द क्या दूर करोगे? वो तो नहीं होने वाला। मेरी आंख के सामने किसी के खून बह रहा है और मैं ज़रा सी उसकी पट्टी नहीं कर सकता, और मैं कहूँ कि वहाँ पर दक्षिण अमेरिका में, अमेज़न के जंगलों में चिड़ियों की कोई प्रजाति है, मुझे उसको बचाना है, तो ये बात तो पाखंड की हो गई ना। सबसे पहले तो जो सामने है वहीं से शुरुआत होगी, ये कॉमन सेंस है। लेकिन एक गड़बड़ हो जाती है। क्या गड़बड़ हो जाती है? गड़बड़ी हो जाती है कि जहाँ शुरुआत होती है ना, अक्सर हम वहाँ रुक भी जाते हैं।
शुरुआत करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल सही जगह है, अपना घर, अपना मोहल्ला, अपना शहर, अपने आसपास का सारा क्षेत्र, लेकिन वहाँ रुक नहीं जाना चाहिए। अब मामला गहराएगा। तो वहाँ लेकिन हमें, मैं कह रहा हूँ, रुक नहीं जाना चाहिए। शुरुआत भले ही वहाँ से कर लो। जीव जीव तो सब एक बराबर है ना। अगर मुझे कुत्ते की या बंदर की या बिल्ली की या गाय की पीड़ा बुरी लगती है, तो बाकी जो प्रजातियां हैं उनकी मुझे पीड़ा बुरी लगेगी कि नहीं लगेगी? बताओ आप। जी जी। है ना? पर गड़बड़ थोड़ी सी हो जाती है कि हमें पता भी नहीं लगता कि जो बाकी प्रजातियां हैं उनका क्या हो रहा है। ये पता लगना बड़ी बात है। नॉलेज, ज्ञान, गीता में यही सीख रहे हो ना आप। सबसे बड़ी बात क्या है? समझना, समझना। तो हमें पता ही नहीं लगता कि दुनिया भर में क्या चल रहा है और दुनिया भर में जानवरों की, जीवों की कितनी खराब हालत है। इतना ही नहीं, हमें ये भी नहीं पता लगता, उदाहरण के लिए अगर हम डॉग रेस्क्यू की बात कर रहे हैं, कि ये जो डॉग्स ही भी हैं ये इतनी तकलीफ में क्यों है, हम नहीं जानते। हम बस एक बहुत छोटे से नैरो लोकल तरीके से देख लेते हैं कि स्ट्रीट डॉग है और सड़क पर है और मुझे बस उसको खाना देना है। ये करके ऐसा तो हो जाता है कि हम अपनी नज़रों में अच्छे बन जाते हैं, लेकिन इससे क्या समस्या सुलझ जाती है? इससे समस्या नहीं सुलझती ना, नहीं सोचती ना। हाँ, हमें ऐसा लगने लगता है कि हमने कुछ अच्छा काम कर दिया, और अच्छा काम तो आपने खैर करा भी है। आपने 1 कुत्ते की, 2 कुत्ते की, 5 कुत्तों की मदद कर दी, आपने अच्छा काम तो करा है। लेकिन जो आपने अच्छा काम करा है ये बहुत बहुत छोटा है, और इस अच्छे काम से कुत्तों को तो जो मदद मिली तो मिली, आपने अपनी ईगो मसाज खूब कर ली। ये होता है कि नहीं होता है? देखा होगा कि मैं तो साहब एक्टिविस्ट हूँ, या मैं डॉग लवर हूँ, या मैं एनिमल लवर हूँ, और मैंने इतने कुत्तों को बचा दिया। और हम ये नहीं पता करना चाहते कि सबसे पहले ये जो स्ट्रीट एनिमल्स हैं सब, इनकी इतनी खराब हालत है ही क्यों? बताओ, पता करें कि नहीं पता करें? पता करना चाहिए ना, पर हम ये पता नहीं करते, वहाँ गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए जो पूरा विजडम लिटरेचर है वो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए भीतर प्रेम की भावना के साथ साथ समझदारी बहुत ज़रूरी है। प्रेम का भाव अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, होना चाहिए सब में, कि आपको कोई तकलीफ में दिखे तो आप जाके तुरंत उसकी मदद करो, ये होना चाहिए। लेकिन उसके साथ में समझदारी होनी चाहिए। समझदारी नहीं होगी तो हमारा काम बहुत छोटा, लोकल, नैरो होकर रह जाता है। आपका जो ज़मीनी अनुभव रहा है, जो मैं बात बोल रहा हूँ, उससे थोड़ा मैच करता है या उससे विपरीत जाता है? मैच करता है। मैच करता है। वही बात मुझे बताते रहना जहाँ कहीं भी हो, कि जो प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पर काम करने के जो अनुभव हैं आपके, तो वो क्या रहे हैं। देखो, मैं आंकड़ों पर अगर जाऊं तो बहुत सारे आंकड़े हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे। क्लाइमेट चेंज इतनी ज़बरदस्त अब चीज़ हो गई है कि प्रतिदिन भारत में सड़कों पर सैकड़ों जानवर मर रहे हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से। एक्सट्रीम वेदर समझते हो ना? ज़्यादा गर्मी हो गई, ज़्यादा ठंड हो गई, ज़्यादा तेज हवा चल गई, माने आंधी आ गई खूब, ज़्यादा बारिश हो गई। ये सब क्या कहलाते हैं? एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। इसमें यही 2-3 चीज़ें आती हैं: टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, विंड स्पीड। ठीक है? माने कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई, ठंड ज़्यादा पड़ गई, बारिश ज़्यादा हो गई या बारिश बहुत कम हुई, या फिर अंधड़ तूफान आ गए, ये होता है। और इससे रोज़ सैकड़ों जानवर मर रहे हैं सड़क पर, सैकड़ों। बताओ आप उनमें को कैसे बचा पाओगे? और इन सैकड़ों जानवरों में से 200 तो सिर्फ कुत्ते होते हैं। रोज़ 200 कुत्ते सड़कों पर मर रहे हैं, या तो ठंड ज़्यादा है या गर्मी ज़्यादा है, ज़्यादातर गर्मी ज़्यादा है,
या बहुत बारिश हो गई, फ्लड आ गई है। फ्लड आ गया, उनको खाने को नहीं मिल रहा है, या बीमारी फैल गई, ये सब चल रहा है। ये सब एक्सट्रीम वेदर इवेंट से होता है। ये बताओ क्यों हो रहा है? चलो बताओ। क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज। अब मैं क्लाइमेट चेंज की बिल्कुल परवाह ना करूं और मैं कहूं मैं तो रोज सुबह सुबह डॉग्स को खाना खिलाता हूं, तो मैं काम तो अच्छा कर रहा हूं, निश्चित रूप से काम अच्छा कर रहा हूं, डॉग्स को खाना खिला रहा हूं, लेकिन क्या इससे डॉग्स की सचमुच कोई मदद हो पाएगी? बताओ। नहीं हो पाएगी? सैकड़ों जानवर रोज मर रहे हैं। मैं सिर्फ भारत की बात कर रहा हूं। भारत में सैकड़ों जानवर रोज मर रहे हैं सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्योंकि जब क्लाइमेट चेंज होता है तो सबसे बुरा असर किस पे पड़ता है? एनिमल्स। एनिमल्स पे। एनिमल्स पे, क्योंकि उनके पास ना घर है, ना छत है, ना कोई एश्योर्ड वाटर सप्लाई है, ना एश्योर्ड फूड सप्लाई, कुछ भी नहीं है। वो तो बेचारे यही मौसम के भरोसे रहते हैं, और मौसम अगर खराब हुआ तो जानवर कहाँ जाएगा? उससे तो कुछ नहीं हो सकता ना। अब मैं क्लाइमेट चेंज की परवाह ना करूं बिल्कुल, और फिर भी मैं कहूं कि मैं एनिमल लवर हूं, तो मैंने गड़बड़ कर दी कि नहीं कर दी? तो हमें उस डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा। और आपको मैं आग्रह करूंगा कि अपने चैनल पर भी थोड़ा जो अब और ब्रॉडर विजन है वो अपने स्टूडेंट्स के सामने लाएं। जैसे हम जी रहे हैं, जो हमारी लाइफस्टाइल है, जैसी हमारी डिज़ायर्स हैं, उससे क्लाइमेट चेंज और बुरा होना ही होना है। और क्लाइमेट चेंज और बुरा होगा तो जानवरों की और दुर्गति होगी। जब जानवरों की और दुर्गति होगी तो बहुत सारे लोग हैं जो जाएंगे, 2 4 5 10 20 जानवर जाके उनकी वो मदद कर देंगे, और क्या कह देंगे? मैं मदद करता हूं तो मैं कैसा आदमी हूं? अच्छा। मैं अच्छा आदमी हूं। और हम ये नहीं देखेंगे कि हम ही जिन तरीकों से जी रहे हैं, जो हमारी डिज़ायर्स हैं, जो ये पूरा क्लाइमेट चेंज है ना, वो जो हमारी फालतू की डिज़ायर्स होती हैं, ये कंज्यूम करो, एम्बिशन, आगे बढ़ जाओ ज़िंदगी में और पैसा कमा लो, समझ रहे हो? ओवर कंजप्शन। हाँ, कंजम्पशन करना है, एक मुझे बहुत ग्लिट्जी चकाचौंध भरी लाइफस्टाइल जीनी है। तो कार्बन एमिशन वहाँ से होता है। कार्बन एमिशन वहाँ से होता है। अब मैं ज़िंदगी तो ऐसी जी रहा हूँ, 100 तरह के मैं कॉस्मेटिक्स भी यूज़ करूँ, मुझे ये भी है कि मेरी भी वैसी ही फैमिली होनी चाहिए जैसी सब वो हाँ बड़े बड़े लोगों की होती है, और जैसी फिल्मों में देखते हैं, और जैसे सोसाइटी कहती है कि ऐसी अच्छी वाली फैमिली होनी चाहिए, मुझे वो सब भी करना है। और साथ ही मैं ये भी बोलूँ कि मैं एनिमल लवर हूँ। तो मैं कौन सा एनिमल लवर हूँ फिर? तो अब वक्त आ गया है कि हम अपने मैसेज को अब एक नॉच ऊपर बढ़ाएं। अभी तक हमने जो काम करा है वो बिल्कुल ठीक करा है। हमने बच्चों में और जवान लोगों में एक जागरूकता पैदा करी है पीड़ा के प्रति। देखो, अगर कोई पीड़ा में है तो तुम में इतनी सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि तुम उसकी मदद करो। ये बहुत अच्छा काम करा है, पर ये जो अभी तक हुआ है ये बहुत इनसफिशिएंट है। इससे बात बनने वाली नहीं। और अगर हम इसी पे रुक गए तो फिर अपराधी हम भी कहलाएंगे। और इस पर रुकना बहुत आसान होता है, क्योंकि हम अपने आप को एक सर्टिफिकेट दे लेते हैं कि मैं तो एनिमल लवर हूँ, मैं तो अच्छा आदमी हूँ, तो बस इसी पे रुक जाऊंगा। मैं अब आगे नहीं देखूंगा कि असली बात क्या है, असली बात क्या है, मैं वो नहीं देखूंगा। तो हमें अब उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना पड़ेगा, और अपने आप को बहुत जल्दी ये क्रेडिट नहीं दे देना होगा कि मैं तो इस तरह से करके रेस्क्यू कर लेता हूँ एनिमल्स को, तो मैं इतने से अच्छा हो गया। तुम कितने रेस्क्यू कर लोगे एनिमल्स? तुम कुछ समझ भी रहे हो? मैं तुम्हें ऐसा एक फिगर बताऊंगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे तुम्हारे। पहले ये अनुमान था, आज से 10 साल पहले तक, कि रोज 100 से 1000 प्रजातियां एक्सटिंक्ट हो रही हैं फ्लोरा फौना की, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। एक्सटिंक्ट माने हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, रोज। और अभी जो एकदम रिसेंट एस्टिमेट है वो कहता है नहीं साहब, शायद 1000 से 10,000 एक्सटिंक्ट हो रही हैं। हम यहाँ पर एक जानवर की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक स्पीशीज की बात कर रहे हैं। स्पीशीज समझते हो? डॉग फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा देसी डॉग होता है वो एक पर्टिकुलर स्पीशीज है। हमारी जो देसी कैट है वो पर्टिकुलर स्पीशीज है। हमारी जो देसी गाय है वो एक पर्टिकुलर स्पीशीज है।
तो ऐसे करके रोज 1000 या 1000 से ज्यादा स्पीशीज सदा के लिए विलुप्त हो रही हैं, एक्सटिंक्ट हो रही हैं। अब इस स्थिति में हम 1 जानवर 4 जानवर बचाने की क्या बात करें? हमें तो पूरी स्पीशीज को बचाना है, और हमें ज्यादा ध्यान उन स्पीशीज पर देना है ना जो एक्सटिंक्ट हो रही हैं, या ज्यादा ध्यान उन स्पीशीज पर दें जो हमें बस दिखाई पड़ती हैं? बोलो। जो एक्सटिंक्ट हो रही है। हमारा जो नेचुरल इंक्लिनेशन रहेगा प्राकृतिक, वो तो ये रहेगा कि मुझे अपनी आंखों के सामने जो स्पीशीज कष्ट में दिखाई दे रही हैं उनकी मदद करें, और मैं भी करता हूं। हमारे यहाँ बगल में था, कुछ बकरियां बंधी हुई थी, हमें दिख रहा था कि शायद उनका स्लॉटर होगा, पिछले साल की बात है, तो हमने उनको बचाया जैसे तैसे करके। हमारी आंखों के सामने कोई तकलीफ में होगा तो हम तो उसकी मदद करेंगे ही, लेकिन हमें अपने आप को इस गलतफहमी में नहीं रखना चाहिए कि सबसे ज्यादा हमारी मदद का हकदार वही है जो हमारी आंखों के सामने है। ये थोड़ा समझने की बात है। जो हमारी आंखों के सामने, उसकी मदद तो हम करेंगे ही, बिल्कुल करेंगे। आप भी करोगे, मैं भी करूंगा, हर अच्छे आदमी को करनी चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारी मदद का सबसे ज्यादा हकदार वही हो जो आंखों के सामने, जो हमारी आंखों के सामने है। जब 1000-2000 स्पीशीज रोज एक्सटिंक्ट हो रही हैं, तो बताओ किसकी मदद करें? जो आंखों के सामने है या जो सदा के लिए विलुप्त होने वाला है? बताओ सदा के लिए। किसकी मदद करें? लेकिन जो आंखों के सामने है उसकी मदद करके हम अपने आप को समझा लेते हैं कि हम तो अच्छे आदमी हैं। ये गड़बड़ हो जाती है। और यही समझा लेने के कारण जो हमारी ऊर्जा लगनी चाहिए थी, जो एक्सटिंक्ट हो रहा है उसको बचाने में, वो सारी ऊर्जा बस हम वो जो फील गुड वाले काम होते हैं उसमें लगा देते हैं। और मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं जो सामने है उसको मत बचाओ, उसको तो बचाना पड़ेगा। ये इंसानियत का तकाजा होता है ना। हमारे यहां भी तो सामने बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स हैं, ना फिर किचन से खाना जाता है, उनको खाते हैं। खासकर जब बच्चे होते हैं उनके, उन दिनों तो वो, और बहुत सारे हैं वो ठीक गेट पर ही पड़े रहते हैं कि उनको यहाँ से खाना मिलता है। वो तो हम करेंगे, इंसान है इसलिए करेंगे। लेकिन ये करते हुए हम ये ना भूल जाएं कि हमारी मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसी और को है, और जिसको हमारी मदद की ज़रूरत है, चूंकि वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो हमें लग रहा है कि वो है ही नहीं। और वो करा रहा है, वो पुकार रहा है मदद के लिए, पर हम उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। अब बताओ हम फिर क्या अच्छे लोग हैं? सिर्फ इसलिए कि हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, हम उसकी मदद ही नहीं कर रहे हैं, और वो एक्सटिंक्ट हो रहा है। ये नहीं कि उसकी स्पीशीज के 1-2 मेंबर्स मर गए, ये नहीं हुआ है कि उसकी स्पीशीज थी, उस स्पीशीज में से 2-4-5 एनिमल्स मरे हैं। स्पीशीज समझते हो ना, पूरी स्पीशीज मिट गई, वो एक भी अब वो कभी लौट के नहीं आएगा, कभी नहीं। 2000 साल बाद भी अब उसमें से वैसा कोई दिखाई नहीं देगा। कितना ये चौंका देने वाला, रोंगटे खड़े कर देने वाला आंकड़ा है। रोज 1000 से 2000 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं, और जानते हो उन्हें एक्सटिंक्ट कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। ये नेचुरल रेट ऑफ एक्सटिंक्शन नहीं है। नेचुरल रेट ऑफ एक्सटिंक्शन तो लेस देन 10 स्पीशीज पर डे का है। हम नेचुरल रेट से 100 गुना ज्यादा, 150-200 गुना ज्यादा तेजी से खत्म कर रहे हैं इस पूरी पृथ्वी के जानवरों को, लेकिन हम उनका नाम भी नहीं जानते। जो सब डॉग लवर्स हैं, एनिमल लवर्स हैं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, बहुत प्यार करता हूँ, बहुत कदर करता हूँ इनकी। कोई अगर कुत्ते को पत्थर मारे, उससे निश्चित रूप से वो आदमी बहुत बेहतर है जो आके कुत्ते को बचा रहा है, तो मैं उनकी कदर करता हूँ। लेकिन सब जो एनिमल लवर्स हैं, जब मैं उनसे पूछता हूँ कि कुछ थ्रेटेंड या एंडेंजर्ड स्पीशीज का नाम बता दो, उन्हें वही नहीं पता। ये कैसा प्यार है? ये कैसा प्यार है? मैं कह रहा हूं 1000-2000 रोज जा रही हैं, तुम चलो हिंदुस्तान की ही कुछ थ्रेटेंड स्पीशीज का नाम बता दो, वो नहीं बता पाते। ये कैसा प्यार है? ये कैसा प्यार है? ये तो गड़बड़ हो गई ना, कि नहीं हो गई? और डॉग्स, ज्यादातर जो एक्टिविज्म होता है वो डॉग्स को बचाने के लिए होता है, और डॉग्स बिल्कुल बचाए जाने चाहिए भाई। वो एक कॉन्शियस जीव है,
उसको कोई पत्थर मार रहा है, उसके खून निकल रहा है, उसको बचाया जाना चाहिए, कैसे आपने उसको खून निकाल दिया। लेकिन भारत में अभी 6-7 करोड़ स्ट्रीट डॉग्स हैं, पेट्स अलग। भारत में कितने स्ट्रीट डॉग्स हैं? 6-7 करोड़। और दूसरी ओर ऐसे जानवर हैं, भारत की बात कर रहा हूं, जिनकी भारत में मुश्किल से अब ऐसा हुआ है कि वो 50 पक्षी बचे हैं या 50 जानवर बचे हैं या 100 बचे हैं, हम उनका नाम भी नहीं जानते, हम उनको नहीं बचाना चाह रहे। हम उनको नहीं बचाना चाह रहे। और वो जो गायब हुए हैं उसके जिम्मेदार कौन है? हम ही ने उनको गायब किया, क्योंकि वो ह्यूमन एक्टिविटी से हुआ एक्सटिंक्शन, वो नेचुरल एक्सटिंक्शन नहीं है। बोलते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिक, माने इंसान ने करा है, इंसान ने उनको सबको इस हालत में ला दिया कि वो गायब हो गए, पर हम उनको नहीं बचाना चाह रहे। हमारा सारा एक्टिविज्म किन जानवरों पर कॉन्सेंट्रेटेड है? जो आंखों के सामने दिखाई दे रहे। आंखों के सामने तो बस 3-4-5 स्पीशीज हैं जो दिखाई देती हैं, कुत्ता, बिल्ली, गाय, घोड़ा, गधा, यही होते हैं। कभी कोई पक्षी दिख जाता है, थोड़ा बहुत कबूतर हो गया, बस यही है। हम कुल इन 5-6 स्पीशीज पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, और जो 2000 स्पीशीज रोज विलुप्त हो रही हैं, हम उनका नाम नहीं लेना चाहते, और वो विलुप्त हमारी वजह से हो रही हैं। ये गड़बड़ है कि नहीं है, ये बताओ। तो हमें उसी गड़बड़ को अब ठीक करना है, इसीलिए हम ये आज की बातचीत कर रहे हैं। कैसा लगा मेरा हैट? ये जो मैंने बोला, आपकी ऑडियंस समझ पाएगी या इसको और क्लैरिफाई करें? समझ पाएंगे इस बात को। देखिए, प्यार बहुत प्यारी चीज़ है, प्यार से ऊंचा क्या होता है। लेकिन हमारे प्यार के हकदार सब हैं या कोई एक? सब है ना। हम अपना प्यार सारा बस उस एक को दिए दे रहे हैं जो हमारी आंखों के सामने है। और 99 नहीं, 9999 जो मेरी आंख के सामने नहीं है, वो मर रहे हैं और मेरी वजह से मर रहे हैं, मैं उनका नाम तक नहीं जानता। ये गड़बड़ हो रही है, ये नाइंसाफी है, बहुत गलत बात है ये, है कि नहीं? आचार्य जी, मैं देखता हूँ कि आपकी वजह से लोग जागरूक हो रहे हैं, मतलब वो समझ रहे हैं वीगनिज्म क्या है, क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, और ये मतलब एनिमल्स की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, वो आपकी बात को समझते हैं। आचार्य जी, आपकी जो मतलब आप जहाँ तक प्रचार कर पाते हैं, वो जानते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट के पीछे भी क्या भयानक छुपा हुआ सच है। लेकिन आचार्य जी, जैसे कि आप बोलते हैं कि गीता जिन तक पहुंच गई है वो ज़्यादा अभागे हैं जिन तक नहीं पहुंची है उनसे, क्योंकि वो गीता को ज़िंदगी में ईमानदारी से उतार नहीं पा रहे हैं। और आचार्य जी, यही बात वीगनिज्म को और क्लाइमेट चेंज को लेके में बोल सकते हैं कि सबको महसूस हो रहा है जहाँ तक आपकी बातें जा रही हैं, लेकिन आचार्य जी वो ईमानदारी वो क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में उनको बचाने के लिए? ईमानदारी तो एक फैसला होती है, ईमानदारी तो एक फैसला होती है। किसी को सब कुछ बता भी दिया जाए तो भी कोई निश्चित नहीं है कि सच जान लेने भर से वो सच को जीना शुरू कर देगा। जानना और जीना अलग बातें हैं, और इनके बीच में आपका फैसला बैठा होता है। आप सब कुछ जान के भी कह सकते हो कि मुझे वैसे ही चलना है जैसे मैं चला हूं। तो ये तो अपनी एक डिसीजन मेकिंग है कि हमें कभी हुआ है कि नहीं हुआ है, कोई चीज़ जानते हो कि पेट के लिए ख़राब है फिर भी खा लेते हो, हुआ है कि नहीं हुआ है? कभी हुआ है हाथ में कोई बढ़िया सी चीज़ थी, वो नीचे गिर गई, उस जल्दी से उठाया, ऐसे ऐसे झाड़ा खा गए, करते हो नहीं करते हो? तो जानते तो हो ही कि नीचे गिर गया, उसमें जो लगना था लग गया, पर उसको हम खुद को बताते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं लगा, झाड़ दिया,
खा लो। 5 सेकंड रूल बोलते हैं उसको। 5 सेकंड रूल बोल लो, अपने आप को झांसा देने के लिए कोई रूल बोल लो कि नीचे गिरा जल्दी से उठा लिया, कुछ नहीं लगा, चलो खा लो। ये कोई बात है? तो सब पता होने पर भी ये तो अपने अभ्यास की चीज़ है, अपने अपने फैसले की बात है कि आप करते हो कि नहीं करते हो, और वो फैसला आपको खुद ही लेना होगा। कोई भी टीचर आपके लिए वो फैसला नहीं ले सकता। टीचर जान लगा करके आपको प्रेरित कर सकता है, बहुत बातें बता सकता है, स्वयं आपके सामने कुछ हद तक डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी तो आपके हिसाब से ही चलेगी साहब, आपको ही देखना पड़ेगा। आचार्य जी जैसे क्लाइमेट चेंज बढ़ता जा रहा है, मतलब आखिर में तो आचार्य जी इंसान भी मरेंगे ही। जो हश्र उन जानवरों के साथ हो रहा है वो आखिर हमारे साथ भी होना है। और आचार्य जी हम भविष्य की बहुत चिंता करते हैं, जैसे कि कल को हमारे साथ हम गरीब ना हो जाएं या हम कुछ कर ना पाए लाइफ में। तो आचार्य जी ये तो बहुत भयानक भयानक चीज़ें होने वाली हैं आने वाले टाइम में। हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं अपने भविष्य को लेके भी, अपने बच्चों के भविष्य को लेके भी, पूरी पृथ्वी के भविष्य को लेके हम क्यों नहीं जाग पा रहे हैं आचार्य, सब कुछ समझने के बाद भी? एक तो ये है कि जो हो रहा है वो धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे इस तरह हो रहा है कि आज जो टेम्परेचर है और कल जो होगा, आज कौन सा दिन है? 6 अगस्त। आज मंगलवार है। मंगल को जो तापमान है और जो बुध को होगा, उसमें आपको कोई ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं दिखता ना। ड्रास्टिक समझ रहे हो? ज़बरदस्त बदलाव। अगर ऐसा हो कि आज 35 है और कल यकायक 50 हो जाए, तो आप कहोगे हाँ हाँ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज। तब थोड़ा सा हमारे कान पे जू रेंगती है। अभी ज़बरदस्त हीट वेव चली थी, अचानक लोगों का क्लाइमेट चेंज में इंटरेस्ट बढ़ गया, क्योंकि जो हीट वेव है हमें मजबूर कर रही थी सोचने के लिए कि कुछ गड़बड़ है। अब वो गड़बड़ रोज़ रोज़ दिखाई नहीं देती भाई। नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए था, मान लो आज 35 डिग्री, वो 2 डिग्री से बढ़ गया है एवरेज, तो 35 से आज हमें कितना पता चल रहा है? मान लो 37। अब 35 और 37 में इतना अंतर नहीं है ना कि हम उस पर ध्यान दें। दूसरी बात, क्लाइमेट चेंज से होते हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। उन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का जो है आम आदमी पर उतना असर नहीं पड़ता। उसका असर पड़ता है, जैसे तुमने कहा था ना, पशुओं पर, क्योंकि वो बेसहारा होते हैं। वैसे ही मनुष्यों में भी जो बेसहारा वर्ग है उस पर क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, माने जो गरीब लोग हैं। और जो गरीब लोग हैं उनके पास आवाज़ नहीं है, वो क्या मीडिया में मौजूद हैं? उनकी कौन सुनता है? उनकी कौन सुनता है? तो ऐसा नहीं है कि हम पे असर नहीं पड़ रहा, पर असर धीरे धीरे पड़ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जिस सेक्शन पर, जिस वर्ग पर असर पड़ रहा है, वो वर्ग डिसएनफ्रेंचाइज्ड है, वॉइसलेस है। उसके पास सत्ता नहीं है, ताकत नहीं, पैसा नहीं है, आवाज़ नहीं है, तो उसका हमें कुछ पता नहीं चलता, और उस पर असर तो ज़बरदस्त पड़ रहा है। क्या आप जानते हो कि खाने पीने की ही चीज़ों के दाम पिछले साल से इस साल भारत में बढ़ गए हैं 6 से 10%। आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि आप सब अच्छी आर्थिक पृष्ठभूमि से हो, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आलू के और तरोई के दाम 10% बढ़ गए हो, तो 10 रुपये का 11 रुपये हो गया, आपको कोई फ़र्क पड़ता है क्या? आपको तो पता भी नहीं होगा कि कौन सी सब्ज़ी किस भाव आती है। पर एक गरीब को फ़र्क पड़ता है। जिसको फ़र्क पड़ता है उसकी आवाज़ हमें सुनाई नहीं दे रही। थोड़ी ज़्यादा बारिश हो गई, थोड़ी कम बारिश हो गई, आपको भी फ़र्क पड़ता है क्या? पर ज़्यादा बारिश हो जाए तो वो जो वहाँ रहता है ना फुटपाथ पर, उसका तो सब कुछ चला गया। या जिसकी कच्ची झोपड़ी थी, ज़्यादा बारिश हो गई, उसका तो सब कुछ चला गया। या जिसके पास इरिगेशन का साधन नहीं था, जो मॉनसून पर निर्भर था अपनी फसल के लिए, ज़्यादा बारिश हो गई, उसका तो सब कुछ चला गया। पर जिसका सब कुछ चला गया वो कौन है? वो बोल नहीं सकता, उसकी आवाज़ नहीं है। न तो वो हमको बड़े बाज़ारों में दिखाई देता है, न बड़े टीवी चैनलों में दिखाई देता है, तो हमें लगता है किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा।
बहुत फर्क पड़ रहा है, बहुत जाने जा रही हैं। आचार्य जी, अभी आपने बोला था कि वो जानवर जो दिखते नहीं है उनके लिए काम करना बहुत ज़रूरी है, बल्कि ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनकी तादाद जो है बहुत बड़ी है। पर इसमें एक चीज़ रहती है जो तर्क आता है, फिर तो लोगों को समझाना पड़ेगा और फिर लोगों की ईमानदारी पे है कि वो चलना चाहते हैं नहीं चलना चाहते। मेरे पास ऊर्जा छोटी सी है, थोड़ी सी है, तो या तो मैं अपनी ऊर्जा सामने जो जानवर हैं, जो दिख रहे हैं, जो मर रहे हैं, उन पे लगा दूं, या फिर लोगों को समझाने में लगा दूं, और लोगों के ऊपर ही रहेगा फिर भी, तो इसमें तो ऊर्जा बहुत ज़्यादा चली जाएगी। नहीं तो लोग बहुत सारे हैं ना, आप अकेले अपने दम पे जो करोगे वो बहुत एक छोटी चीज़ हो पाएगी। आप कहो कि मैं साहब रोज़ बचाऊंगा, आपने रोज़ अगर 1 या 2 जानवर ही बचा दिए तो आप साल में बचाओगे 700 जानवर, बहुत हुआ तो। और आपने अगर 1 लाख लोगों से बात करी, अब तो सूचना प्रौद्योगिकी का समय है, आपने अगर 1 लाख लोगों से बात करी और 1 लाख में से ज़्यादा नहीं 150 भी समझ गए आपकी बात, तो सोचो आप कितने लोगों को बचा लोगे, कितने जानवरों को। तो ये कि मैं तो अपने अकेले, लोग करते हैं कि मैं साहब सुबह कबूतरों को दाना डाल देता हूं, मैं अच्छा आदमी हो गया। इससे आप अच्छे आदमी नहीं हो गए। मैं 2 स्ट्रीट डॉग्स को जाड़े में जाकर के कुछ कपड़ा पहना देता हूं कि उन्हें ठंड न लगे, तो मैं अच्छा आदमी हो गया। नहीं साहब, इससे अच्छे आदमी नहीं हो गए आप। मैं नहीं कह रहा कि ये बुरे लोगों का काम है, ये आपने काम अच्छा करा है, लेकिन ये काम आपने जो करा है वो इनसफिशियंट है, बहुत कुछ और होना बाकी है। और ये थोड़ा सा करके आपको ये लगता है जैसे आपने बहुत कुछ कर लिया, ये गड़बड़ हो जाती है। देखो कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, जाननी ज़रूरी है। मैंने कहा ना, इमोशन प्यारी चीज़ है, लेकिन समझदारी होनी चाहिए। समझदारी के बिना भले ही वो लव का आपका क्यों ना इमोशन हो, वो गड़बड़ रह जाता है। दुनिया भर में जो एनिमल्स हैं सारे इस वक्त, उसमें से 96% वो हैं जो इंसान के साथ रहते हैं या इंसान के काम आते हैं। तो अगर दुनिया में जानवरों की कितनी प्रजातियां होंगी, जानवरों की सब, जिसमें कि पक्षी भी आ गए, सब आ गए, कितनी होंगी, कितनी होंगी प्रजातियां? करोड़ों की समथिंग। करोड़ों होंगी ना। और वो जो हमारे साथ चलने वाले जानवर हैं वो कुल कितने हैं, जो हमारे साथ चलते हैं या फिर इंसान जिनका इस्तेमाल करता है, वो कौन कितने होते हैं, गिनते हैं चलो। जो हमारे कंपेनियन पेट्स होते हैं तो कुत्ते बिल्ली हो गए, फिर गाय हो गई, भैंस हो गई, उनको हमने बढ़ाया है क्योंकि हम उनका दूध लेते हैं, उनका मांस लेते हैं। फिर मुर्गे हो गए और बकरे हो गए, घोड़ा हो गया कुछ हद तक। और जो पश्चिमी देश है वहाँ सुअर भी खूब खाते हैं, तो सुअर हो गया, ऊँट हो गए मुझे। थोड़ा ऊँट हो गया, मिडिल ईस्ट वगैरह। तो इस तरह करके कुल एक 8-10 ऐसी स्पीशीज होंगी जो इंसान के साथ रहती हैं, इंसान के। ये जो 8-10 स्पीशीज हैं यही 96% है, और जो बाकी करोड़ों हैं उनकी तादाद 4% है। अब बताओ बचाऊं तो किसको बचाऊं? बताओ, पूछ रहा हूं। और इनकी तादाद इतनी ज्यादा क्यों हो गई? क्योंकि हमने इनको या तो बढ़ाया है या बढ़ने दिया है। या तो हमने बढ़ाया है या हमने ऐसी कंडीशंस पैदा कर दी हैं कि ये खूब बढ़ गए हैं, ये बढ़ गए हैं, और जो बाकी सारी स्पीशीज थी वो खत्म हो गई हैं। और तब भी हमारी अक्ल ऐसी है कि हम उनको बचाने की बात कर रहे हैं जो पहले से ही बहुत बढ़े हुए हैं, हम उनको बचाने की बात कर रहे हैं। हम उनको बचाने की बात नहीं कर रहे जो करोड़ों स्पीशीज जो कुल मिला के 4% बची हैं, हम उनकी बात ही नहीं करते। हमें नाम ही नहीं पता उनका, हमें उनका नाम नहीं पता, हम उनकी बात नहीं करना चाहते। ये जो 4, 8, 10 स्पीशीज हैं, हम सब इनकी बात करते हैं क्योंकि ये दिखती हैं। और मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि जो दिखता है उसको मत बचाओ, मैं कह रहा हूं जो दिखता है सिर्फ उसको मत बचाओ। अगर तुम्हारे मन में वाकई कंपैशन आ गया है, प्यार आ गया है, तो सिर्फ इन 4-5 स्पीशीज तक ही क्यों सीमित है? दुनिया भर में जो अनर्थ हो रहा है हमें उसको भी तो रोकना पड़ेगा ना। और उस दुनिया में अनर्थ हो रहा है वो हमारी लाइफस्टाइल के चलते हो रहा है, हमारी लाइफस्टाइल।
अब कहीं पर आज मैं पढ़ रहा था कि पेट्स की सेवा कैसे करें। बोल रहे हैं जब गर्मी बहुत है पेट्स की सेवा के लिए, वो कह रहे हैं पेट्स को ये खिलाइए, पेट्स को वो खिलाइए, ये फलाना चीज़ें। वो पेट्स को वो चीज़ें खिलाने को कह रहे हैं जो इंसानों को भी नसीब नहीं होती। और वो जो चीज़ें पेट्स को खिलाने को कह रहे हैं वो चीज़ें तभी उगाई जा सकती हैं जब जंगल काटे जाए, जब जंगल काटे जाए। अब तुमने अपने पेट को खिलाने के लिए कोई चीज़ बाजार से मंगाई है, और वो चीज़ कैसे आती है बाजार में? जंगल काट के। और जैसे ही तुमने जंगल काटा कई स्पीशीज खत्म हो गई, क्योंकि तुमने उनका घर काट दिया। किसी स्पीशीज को गायब करने के लिए जरूरी थोड़ी कि उसका मर्डर करो या स्लॉटर करो। स्पीशीज खत्म करने का जो सबसे सीधा तरीका होता है वो ये होता है कि उनका घर मिटा दो। जब घर ही नहीं रहेगा तो कहाँ रहेंगे? और घर कैसे कटता है स्पीशीज का? जंगल काट के। अब तुम अपने पेट्स को बचाने के लिए भी जो चीजें ला रहे हो, अगर वो जंगल काट के आ रही हैं, तो बताओ तुम एक जानवर को बचा रहे हो और तुमने कितने जानवर मार दिए? अब ये अच्छा काम हुआ कि गड़बड़ काम हुआ, ये तुम जानो। सर जी जो जैसे कि मार्केट में जो फूड आते हैं डॉग्स के लिए, मतलब जो भी हमारी आंखों से जो जानवर दिखते हैं वही ज़्यादा मतलब जानते हैं लोग उनको, तो उनका ही प्रोडक्ट ज़्यादा बिकते हैं। तो आचार्य जी मैं देखता हूँ कि जैसे मैं अभी जल्दी में एक शॉप पे गया था, मैंने देखा कि वो बता रहे हैं कि ये समुद्र की 5 मछलियों से बनी कैट का फूड है। बताओ बताओ। और ये अपने आप को कैट लवर बोलेंगे। जो समुद्र की 5 मछलियों से बना अपनी बिल्ली को खिला रहे हैं, ये बोलेंगे हम कैट लवर हैं। ये कैट लवर हैं या ये एनिमल हेटर हैं? एनिमल हेटर है। ये चल रहा है ना इस समय पर एनिमल एक्टिविज्म के नाम पर, कि 2 4 5 स्पीशीज हैं, उसके कुछ लोगों को बचा लो। और सही बात यह है कि बचा तो तुम इस स्पीशीज के जानवरों को भी नहीं पा रहे हो, नहीं बचा पा रहे हो। अगर तुम डॉग्स को ही लो, इतना एक्टिविज्म है डॉग्स को लेकर के भारत में, और भारत में डॉग्स की दुर्दशा है वो गजब है। क्योंकि अगर स्ट्रे डॉग्स इतने होंगे, थोड़ा हमें जो सफाई से ईमानदारी से जो बात है उसको मानना पड़ेगा, इतने अगर स्ट्रे डॉग्स होंगे तो उनकी हालत तो खराब होनी ही होनी है। 6-7 करोड़ स्ट्रे डॉग्स, मतलब समझते हो क्या होता है? दुनिया में 20-25 देश भी नहीं होंगे जिनकी आबादी 6-7 करोड़ हो। भारत में जितने डॉग्स हैं, अगर ये सब मिल के अपना एक देश बनाएं तो दुनिया का शायद 20वां सबसे बड़ा देश होगा। आप इतने डॉग्स आपने होने दिए, तो उन डॉग्स बेचारों की तो हालत खराब होगी ही ना होगी। उन कहाँ से खाना मिलेगा? जब खाना नहीं मिलेगा तो आपस में लड़ेंगे। कैसे उनको शेल्टर मिलेगा? कैसे उनको कोई भी ऐसी चीज मिलेगी जो किसी भी जीव को चाहिए? बहुत अच्छे अच्छे देश हैं जहाँ पे जानवरों के लिए बड़ी एम्पैथी रहती है। नीदरलैंड्स है, मेक्सिको है। जानते हो ये क्या बन गए हैं? नो स्ट्रे डॉग्स कंट्रीज। इन्होंने क्या करा? इन्होंने करा, इनका जो प्रोग्राम था, इनका प्रोग्राम ये था कि उसको बोलते थे कि पहले उसको पकड़ लो, फिर उसको न्यूट्रलाइज कर दो, फिर वैक्सीनेट कर दो, फिर उसको वापस छोड़ दो। तो उसको बोलते थे CNVR, कैच, न्यूट्रलाइज, वैक्सीनेट, रिलीज। मुझे तो यही अकेला तरीका है डॉग्स को एक डिग्निटी की जिंदगी देने का। क्योंकि 7 करोड़ हो गए तो उनकी हालत बहुत खराब रहेगी। एक बात बताओ, इंसानों की आबादी बढ़ जाती है तो इंसानों की क्या हालत हो जाती है? जब इंसानों की आबादी अंधाधुंध बढ़ जाती है तो इंसानों की क्या हालत हो जाती है? खराब हो जाती है ना। तो वैसे ही जब डॉग्स की आबादी अंधाधुंध बढ़ जाएगी तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। आचार्य जी, अभी रिसेंटली एक आंकड़ा भी आया था कि पिछले 1 साल में ही दिल्ली भर में 143% डॉग बाइट केसेस बढ़ गए हैं। और इस सिचुएशन में भी 2 साइड्स दिखती हैं। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं ये जो कुत्ते हैं ये डेंजर हैं छोटे बच्चों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए, तो इन्हें मार दो। नहीं, ये मार दो तो सबसे ज़्यादा ये इनह्यूमन और ये बिल्कुल बदतमीज़ी की बात है।
इससे ज़्यादा क्रूर बात नहीं हो सकती। कलिंग का जो होता है कि बहुत स्ट्रे डॉग्स हो गए, इनकी कलिंग कर दो, इससे ज़्यादा क्रूरता की बात नहीं हो सकती है। ये टर्की टर्की जो कंट्री है उसमें अभी रिसेंटली यही सब कर रहे हैं वो। कलिंग ना भारत में भी हुई है। भारत के भी कुछ प्रांत हैं जहाँ जब वो देखते हैं कि जैसे केरल में हुआ है कि जब देखते हैं कि डॉग्स बहुत हो गए तो कलिंग कर देते हैं। ये कोई कोई सॉल्यूशन है? ये तो बहुत ही इनह्यूमन और क्रूएल बात है। जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन देखने के लिए हमें नीदरलैंड्स की ओर देखना पड़ेगा। उन्होंने अपने एक एक कुत्ते को पहले तो उसकी न्यूट्रिंग करी और फिर उसको वैक्सीनेट भी करा। अब वो स्ट्रे डॉग फ्री कंट्री है और वो कहते हैं कि आप ये भी नहीं कर सकते कि इमोशन में आके आपने पेट डॉग पाल लिया और फिर आप उस सड़क पे छोड़ दो। तो वो अगर पेट डॉग है उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उसकी माइक्रोचिपिंग करते हैं। अगर आपने उसको छोड़ दिया तो चिप से पता चल जाएगा कि इसका मालिक कौन था, मालिक को पकड़ लेंगे। तुमने छोड़ा कैसे अपने कुत्ते को? अगर आपने अपना डॉग पाला है तो अब आप उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाइए और उसको अपने साथ रखिए। हमेशा आप उस सड़क पे नहीं छोड़ सकते। फिर बोल रहा हूँ, इंसानों की आबादी बहुत बढ़ा दोगे तो क्या इंसानों को डिग्निटी की ज़िंदगी मिलेगी? वैसे ही अगर डॉग्स की आबादी बढ़ा दोगे तो क्या डॉग्स को डिग्निटी की ज़िंदगी मिलेगी? हाँ, इतना होगा कि फिर जब आप देखोगे कि डॉग्स की हालत ख़राब है तो आप किसी डॉग को मरहम पट्टी कर दोगे और आप अपनी नज़रों में अच्छे आदमी बन जाओगे। पर उससे सच पूछो तो डॉग से कोई विशेष फ़ायदा नहीं हुआ। उनका फ़ायदा तो तभी है जब उनको भी उसी तरीके से कंट्रोल्ड पॉपुलेशन में रखा जाए जैसे इंसानों की पॉपुलेशन कंट्रोल होनी चाहिए। दिल्ली का कह रही हो, भारत में जानती हो कितने डॉग बाइट केसेस होते हैं हर साल? 30 लाख। 30 लाख डॉग बाइट केसेस। और ये आंकड़ा खतरे की बात ये है कि ईयर ऑन ईयर 10%, 20%, 30% की दर से बढ़ रहा है। हर साल डॉग बाइट केसेस 10, 20, 30% की दर से बढ़ रहे हैं। इसमें क्या होगा? इसमें होगा कि जो लोग डॉग्स के प्रति सहानुभूति रखते भी हैं, अगर उनके घर में या उनके मोहल्ले में कोई डॉग बाइट हो जाएगी तो वो भी डॉग से अगेंस्ट हो जाएंगे। मारा गया ना बेचारा डॉग। किसी मोहल्ले में डॉग बाइट केस हो जाए तो सारे मोहल्ले के लोग डॉग्स को फिर डंडा लेके मारेंगे। जिन डॉग्स ने कुछ करा नहीं, इनकी कोई गलती नहीं, वो भी पीटे जाएंगे। यही होता है। यही होता है ना। और 20,000 रेबीज के केसेस भारत में सिर्फ पिछले साल। 20,000। 30 लाख डॉग बाइट्स और उन 30 लाख डॉग बाइट्स से 20,000 रेबीज के केसेस। और आपका चैनल बच्चे देखते हैं, ज़्यादातर जो रेबीज के केसेस होते हैं वो बच्चों को होते हैं। और आप अच्छे से जानते हो कि रेबीज का पेशेंट बचाया नहीं जा सकता। और ये भी जानते हो कि रेबीज के पेशेंट का बड़ा दर्दनाक अंत होता है। जहाँ कहीं ऐसा कुछ हो जाएगा वहाँ फिर डॉग्स के लिए कोई सिंपैथी नहीं रखेगा, नहीं रखेगा ना। और वो ज़िंदगी भर वो लोग डॉग्स को अपना फिर दुश्मन मानेंगे। इसका एक ही तरीका है कि डॉग्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। कलिंग वगैरह से नहीं कि आपने डॉग्स को मार दिया या कुछ कर दिया। डॉग्स को एक इज्जत की ज़िंदगी दे करके। और भारत वहाँ असफल रहा है। स्ट्रे डॉग्स भी डिजर्व करते हैं उनका वैक्सीनेशन हो, जैसे इंसान के बच्चे का होता है वैसे डॉग्स का भी होना चाहिए। और वो अंधाधुंध अपनी आबादी ना बढ़ा पाए इसके लिए उनका स्टरलाइजेशन होना चाहिए। जब डॉग्स अपने बच्चे ही बढ़ा देते हैं तो मालूम है जो पेरेंट डॉग्स हैं और जो बच्चे पैदा हुए हैं उनमें ही कंपटीशन हो जाती है खाने की। किसी को नहीं मिलता पूरा खाना। खाना कहाँ से मिलेगा? डॉग्स कोई खाना उगाते तो है नहीं, वो तो गार्बेज पे डिपेंड करते हैं। जहाँ गार्बेज है इसीलिए वहाँ कुत्ते ज़्यादा होते हैं। अब 2 कुत्ते थे, उन्होंने अपनी आबादी बढ़ा दी, उनके बच्चों से ही अब उनकी कंपटीशन हो जाएगी खाने की और सब भूखे मरेंगे। तो ये चीज़ें हैं जो अब आपके काम में आगे की हैं। हमने अपने ऑडियंस को, अपने बच्चों को सिखाया कि सब जानवरों के प्रति दया रखो, करुणा रखो, प्यार रखो। और ये सबसे फाउंडेशनल माने सबसे ज़रूरी, सबसे बुनियादी बात थी। हमने उनको सिखाया, लेकिन अब हमें उन्हें आगे की बात भी बतानी पड़ेगी। हमें उनको जो अभी वैश्विक सिचुएशन है, जो पूरी ग्लोबल हालत है, वो बतानी पड़ेगी। और अब आगे हमें क्या करना चाहिए वो बताना पड़ेगा।
मतलब अच्छा जी, भावनाओं से नहीं होगा। भावनाओं से नहीं होगा। देखो ये जो सारी बात है ना कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है पपी, और मैंने पपी को नाम रख दिया, और मैंने पपी से के साथ एक वीडियो बना लिया, रील बना ली, और रील के 3 मिलियन व्यूज़ आ गए, ये सब नहीं होगा। मैं भी जब फोटोज़ डालता हूँ पपीज़ के साथ तो लोगों को बहुत मज़ा आता है, पर मुझे अच्छे से पता है कि ये सिर्फ इमोशन की बात है, इसमें समझदारी कुछ नहीं है। दोनों तरफ एक्सट्रीम इमोशंस हैं। एक तरफ बोलते हैं मार दो, वो भी इमोशन है। बहुत बढ़िया बात बोली, बहुत बढ़िया। मारते भी इमोशन की वजह से हो, बजाते भी इमोशन की वजह से हो, तो इमोशन से क्या हो जाना है। इमोशन अपने आप में एक लगभग अंधी चीज़ होता है। इमोशन को समझदारी की ज़रूरत है, तो इमोशन और समझदारी जब मिल जाते हैं तब कोई बढ़िया काम होता है। आचार्य जी, जैसे जितने एनिमल्स जो हमें आँखों से दिखते हैं, जो आप अभी आपने बात की, तो उनके खाने के लिए ह्यूमंस मतलब जैसे आप बताते हैं कि 70% खेती जो होती है वो एनिमल्स के लिए ही होती है। तो आचार्य जी, ये इन एनिमल्स को बचाने की वजह से ही क्लाइमेट चेंज वो कितनी कितनी बढ़िया बात बोली। अभी इसमें ये भी आप जोड़ो, वो फोर जो जितनी जो कम प्रजाति बची है वो इनको बचाने के चक्कर में वो मर रही हैं। कि ये सारी, हम सिर्फ ये बोल देते हैं कि 70% खेती एनिमल्स के लिए होती है। एनिमल्स के लिए भी नहीं होती, एनिमल्स की वजह से 5 प्रजातियों के लिए जो हमारे काम के हैं। जो हमारे काम के हैं, हमें जिनका मांस चाहिए या हम जिनको पेट्स की तरह रखते हैं, बस 70% खेती हो रही है एनिमल्स की, बस 5-10 स्पीशीज को खिलाने के लिए। और उन 5-10 स्पीशीज की वजह से एनिमल्स की करोर्स ऑफ स्पीशीज विलुप्त हो रही है। विलुप्त हो गई, हो रही है। हो गई, हो रही है, हो जाएंगी। और वो बेचारे जो गायब हो रहे हैं, हम उन्हें सिंपैथी भी नहीं देते। हम कह रहे हैं उनका हमें नाम भी नहीं पता। सारी हमारी सिंपैथी किसको चली जाती है? सामने दिखते हैं। जो सामने दिखता है उसको चली जाती है। ये आपने जो बात बोली, हिंदुस्तान के 99% लोग ये नहीं जानते कि सारे जंगल काटे जाते हैं ताकि खेती के लिए ज़मीन निकले, और 70% खेती की जाती है सिर्फ जानवरों को खिलाने के लिए, ताकि आदमी उनको स्लॉटर करके उनका मांस खा सके। आचार्य जी, इन सब के पीछे निकल के आचार्य जी इंसान की कामनाएं आती हैं। मतलब इस दुनिया में वो ओवर कंजप्शन, कामनाएं आती हैं, और हमें पता है कि जो समझदारी होती है, जिसमें फैक्ट्स सामने आते हैं, हकीकत, तथ्य, वो आ गया सामने, तो हमारी डिजायर्स मजा नहीं आएगा, रंग में भंग हो जाएगा, जिसे कहते हैं कबाब में हड्डी। तो हम फैक्ट्स को अपने सामने रखना ही नहीं चाहते। रखना ही नहीं चाहते। हम कहते हैं हम क्यों पता करें कि चल क्या रहा है, हमें पता ही नहीं करना है। आचार्य जी, तभी इंडिया में मतलब बहुत कम लोगों को पता है कि वीगन क्या होता है। उसकी वजह यही है कि वो जानना ही नहीं चाहते कि डेयरी इंडस्ट्री के पीछे क्या चल रहा है, एनिमल्स क्रूरल्टी से बने क्या क्या प्रोडक्ट है, वो जानना ही नहीं चाहते। जानना ही नहीं चाहते। नहीं तो ये कोई इतनी राज की बात नहीं है कि किसी को फुसफुसा के बताओ, या कि इसमें इतनी कॉम्प्लिकेशन है कि ये बात समझ में नहीं आएगी। ना इसमें कोई राज है, ना कोई कॉम्प्लिकेशन है। बात बहुत सीधी है। तुम दूध पी रहे हो, सोचो तो दूध किस प्रोसेस से आ रहा होगा। तुम अच्छी तरह जानते हो गाय मैमल होती है, भैंस मैमल होती है। मैमल दूध तो तभी देता है ना जब उसके बच्चा हो। वो बच्चा कहाँ गया? और लगातार अगर मैमल दूध दे रहा है तो लगातार प्रेग्नेंट कैसे हो जाता है? कैसे हो जाता है? और दूध क्या वो इंसान के लिए दे रहा है? दुनिया की हर स्पीशीज अपने बच्चे के लिए दूध देती है, और उसका दूध उसी के बच्चे के लिए टेलर मेड होता है। शेर का दूध अगर गधा पिए तो उसका क्या होगा? हाथी का दूध ऊंट पिए तो उसका क्या होगा? भैंस का दूध खरगोश पिए तो उसका क्या होगा? सब स्पीशीज अपनी अपनी माँ का दूध पीते हैं, बिल्कुल कहीं और जाकर के मुंह नहीं लगाते। इंसान अकेला है जो दूसरी स्पीशीज का दूध पी रहा है। भैंस का छोटा बच्चा होता है, वो भैंस का दूध पीता है तो क्या बन जाता है? भैंसा। तो जो दूध है वो छोटे भैंसे को बड़ा भैंसा बनाने के लिए है, पर वो दूध अगर इंसान के बच्चे को पिलाओगे तो वो फिर इंसान बनेगा कि भैंसा बनेगा? हो सकता है शरीर से इंसान रह जाए, खोपड़े से भैंसा हो जाता है।
क्योंकि वो दूध है ही इस हिसाब से, वो दूध है ही इस हिसाब से कि भैंसा बने उससे। भैंस का दूध इसलिए ताकि उससे एक भैंसा तैयार हो। हमारी माएँ होती हैं, उनका दूध इसलिए होता है कि उससे मनुष्य तैयार हो। वो दूध तो आपने ले लिया, प्रकृति ने उतना ही दूध दिया था, उतना पर्याप्त था आपके लिए। आप उसके बाद अब भैंस को क्यों परेशान कर रहे हो? और भैंस को परेशान करोगे तो भैंसे बनोगे, और दिमाग से पूरी जो ह्यूमन पॉपुलेशन वो भैंसा ही तो बन गई है। ये बात इतनी सीधी है ना, इतनी सीधी है, लेकिन चूंकि हमारे पास डिजायर्स बहुत हैं, इसीलिए हम इतनी सीधी बात भी देख नहीं पाते। नहीं तो कोई छोटा सा बच्चा भी बहुत क्यूरियस क्वेश्चन कर देगा कि ये मिल्क कहाँ से आया। कोई छोटा सा बच्चा ही पूछ देगा, बट मम्मा हम तो वेजिटेरियन है ना। मम्मा कहेंगी, यस नो नो वी आर वेजिटेरियंस। तो मामा ये मिल्क तो वेजिटेबल नहीं है ना, तो हम वेजिटेरियन तो नहीं है ना। ये इतनी कॉमन सेंस की बात है। आप अपने आप को वेजिटेरियन क्यों बोल रहे हो? अगर आप दूध पीते हो, दूध कौन से पेड़ पे उगता है? दूध कौन सा वेजिटेबल है कि अपने आप को वेजिटेरियन बोल रहे हो? इतनी कॉमन सेंस की बात है, पर हमें नहीं दिखाई देता। हम बहुत गर्व के साथ अपने आप को बोले जाते हैं, मैं तो साफ शाकाहारी हूं। तुम शाकाहारी नहीं हो। सर जी, आपको सुनने से पहले मतलब मैं वीगन नहीं था, एनिमल्स की हेल्प करता था। सर जी, मतलब आपको सुनकर समझकर ही वीगन बन पाए। और एक ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ पे कि घर की हर एक फूड मतलब डेयरी प्रोडक्ट से बनता है। कुछ भी नहीं होता है कि जो मतलब डेयरी प्रोडक्ट से ना बने। तो अचर जी, शुरुआत में मैं थोड़ी चोरी करता था कि रोटी मतलब जैसे वो घी लगा के देते हैं तो वो बिना घी के खाई नहीं जाती, क्योंकि बचपन से ही इतनी आदत बन चुकी थी आचार्य जी। आचार्य जी, एक टाइम फिर आपको सुनने के बाद ऐसा भी आया कि मम्मी ने गलती से लगा दी उन पे, तो मैंने खाई नहीं, रात को मैं ऐसे ही सो गया। फिर उसका ऊपर का पापड़ उतार के वो खा रहे हैं। तो आचार्य जी, हम खुद क्यों नहीं समझा? हम वैसे तो हम एनिमल्स लवर बने फिरते थे पहले, आपको सुनने के बाद ही क्यों समझ में आई कि ये डेयरी प्रोडक्ट। पहले क्या करते थे कि हम कि अपने डॉग्स को भी मिल्क वगैरह दे रहे हैं, उनको ये सब चीज़ें कर रहे हैं। कल्चर और एजुकेशन। कल्चर, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है ना पूरी, ये हमको प्रोत्साहित नहीं करते कि हम सवाल पूछा करें। हमें साधारण बातों पे सवाल उठाना सिखाया नहीं जाता, और ज़्यादा सवालबाजी करो तो घर वाले बोलते हैं बदतमीज, और टीचर क्लास से निकाल देता है। सवाल करो भी तो सिलेबस में जो लिखा है उसमें थोड़ा बहुत पूछ सकते हो, सिलेबस से बाहर का कुछ पूछ नहीं सकते। कोई आप बिल्कुल ले लो छोटा बच्चा, वो ये सारे सवाल करेगा, वो पूछेगा, लेकिन हमारी संस्कृति और हमारी शिक्षा उसके सवालों का गला घोट देते हैं। उसको पूछने नहीं देते कुछ, उसकी सोचने की ताकत खत्म हो जाती है। वो बस एक सोखने वाली मशीन बन जाता है कि जो बता दिया गया वो सोख लो, और जो किताब में लिखा उसको रट लो। हम ऐसे हो जाते हैं। फिर हमारे सामने बड़े से बड़ा जुल्म होता रहे, हमें दिखाई ही नहीं देता कि जुल्म हो रहा है। दुनिया का कौन सा जानवर है जो एक जगह खड़ा रहना या पड़ा रहना बर्दाश्त कर सके? बहुत लोग अब आते हैं, कहते हैं नहीं साहब हमारे तो घर की गाय है, हम डेयरी से नहीं लेते। घर की हमारे घर में बंधी खड़ी रहती है ना। तुम्हें एक दिन भी कहीं बांध के खड़ा कर दें, तुम्हारी क्या हालत होगी? और वो भी कैसे खड़ा किया है? गले से रस्सा बांध के खड़ा किया है। लोहे की बहुत भारी चैन बांध के। कोई लोहे की बांधता है, कुछ लोग ज्यादा दयालु होते हैं, वो लोहे की नहीं बांधते वो रस्सी बांध देते हैं मोटी वाली। कोई भी चीज बांध दी जाए, तुम्हें सिर्फ एक दिन कहीं खड़ा कर दिया जाए गले से बांध के, तुम्हारी क्या हालत होगी? पर ये हमें नहीं दिखाई देता, क्योंकि हमारी जो जो नेचुरल क्यूरियोसिटी है उसको दबा दिया जाता है। बहस करती है, जबान लड़ाती है, लड़की बदतमीज होती जा रही है। सर जी, इस तरह से ही लोगों से मतलब हमारी बातचीत होती है आज आपको सुन के, तो उनके भी हजारों तर्क वितर्क आते हैं।
वो कुछ भी जो उनके मन में आता है वही बोल देते हैं। बोलते हैं सांस नहीं ले रहा है तू, सांस लेना छोड़ दे। इस तरह के जो वो समझ भी नहीं पाएंगे वो तर्क देते हैं। फिर जैसे कि जैसे आप समझाते हैं कि हम उनको समझाने की कोशिश करें, वो समझने को तैयार नहीं होते हैं कि हम इनको पाल रहे हैं, इनकी सेवा कर रहे हैं, इनको तूने नहलाई आज तक? नहलाई तूने सुबह 4 बजे उठ के नहलाया? भाई वो बोलने आई थी कि मुझे नहलाओ, यही सब चीजें तर्क देते। वो बोलने आई थी मुझे पालो। ये कौन सा पालना है? ऐसे तो जो कसाई है वो भी पालता है कि बड़ी हो जाएगी फिर इसको काटूंगा। ये कौन सा पालना है? कहाँ का तर्क है कि साहब अगर हम उसका दूध लेते हैं तो मुझे पालते भी तो हैं। उसने तुमको आवेदन दिया था, एप्लीकेशन दी थी कि मुझे पालो रस्से से बांध करके और बदले में मेरा दूध ले लो। ये एग्रीमेंट हुआ है, गाय ने इस एग्रीमेंट पे साइन करे हैं। तुमने जबरदस्ती उसको पकड़ रखा है, उसको खिला रहे हो ताकि उसका दूध लो। इसको तुम कह रहे हो मैं उसको पाल रहा हूं। पाल क्या रहे हो तुम? निचोड़ रहे हो बस। चाचा जी ये भी तर्क देते हैं कि इसको सुरक्षा तो मिल रही है, कम से कम बाहर जाएगी तो कोई मार देगा। नहीं, सारे इंसान अगर न रहें, हाँ, तो पशुओं को सुरक्षा कम हो जाएगी, है ना। गाय के बछड़े बछड़ी का जन्म होता है इस हिसाब से कि मनुष्य उनको सुरक्षा देगा। प्रकृति ने उन्हें पैदा किया है, वो प्रकृति की संतानें हैं। जैसे सब जानवर प्रकृति में पल जाते हैं वैसे ही वो भी पल जाएंगे। उन्हें मनुष्य की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा पाखंड है, हमारा अहंकार है कि हम कह रहे हैं कि हम उनको पाल रहे हैं, हम उनको सुरक्षा दे रहे हैं। तुम ना रहो वो और बेहतर पलेंगे, बहुत आनंद में पलेंगे। एक समय था जब मनुष्य गायें नहीं पालता था, तो क्या गायें विलुप्त हो गई थी? बोलो। इतने सारे जानवर हैं जिनको मनुष्य नहीं पालता है, तो वो क्या विलुप्त हो रहे हैं? सर जी इसमें मतलब वो ये तर्क तक दे देते, जैसे बोलते हैं कि मतलब एक गाय है, वो अपने जैसे हमारे हिंदू धर्म में बोल देंगे कि ये कि आपने काफ़ी बार आंसर दिया है लेकिन हम उनको स्पष्ट समझाने की कोशिश करते हैं, वो समझ नहीं पाते। आपने काफ़ी बार बोला हुआ है इस पे, जैसे बोल देंगे कि ये तो पहले से चला आ रहा है, कृष्ण जी भी पीते थे, आपने इस बार इस पे बोला है, वही हम तर्क उनके सामने रखते हैं। तो उनके वो उस बात को सुनना नहीं चाहते, बोलते हैं तू जा, तू दूर दूर हो जा तू। अगर आप कथाओं की ही बात कर रहे हो तो फिर श्री कृष्ण की कथाओं में से सारी बातें उठाओ, वो सब कुछ करो जो श्री कृष्ण किया करते थे। या फिर कहो कि मुझे कथा से मतलब नहीं है, मुझे उनकी शिक्षा से मतलब है। और उनकी शिक्षा क्या है? श्रीमद् भगवद गीता। तो मैं मतलब गीता से रखूंगा। और अगर मुझे कथा से ही प्रयोजन रखना है तो श्री कृष्ण ने जो कुछ करा फिर सब कुछ करो। फिर यही क्यों कह रहे हो कि मैं दूध पीऊंगा? मैं कहता हूं तुम इस उंगली पे गोवर्धन भी उठाओ, ये भी करते थे श्री कृष्ण। तब कहते हो कि नहीं वे तो वो इसलिए करते थे क्योंकि वो भगवान थे तो कर सकते थे। तो फिर मैं कहूंगा फिर इसीलिए वो शायद दूध भी पीते थे क्योंकि भगवान थे तो पी सकते थे। तुम क्यों उनकी नकल करना चाहते हो? तुम्हें उनसे कुछ सीखना है तो गीता से सीखो। अगर तुम उनकी कथाओं पे चलोगे तो जितना कुछ है कथाओं में श्री कृष्ण के चरित्र में, तुम हर चीज का पालन करो, फिर करके दिखाओ। जाके कालिया से भी तुम फिर जूझो। फिर सुदर्शन भी होना चाहिए। सर जी वहाँ से तो विरोध है ही, हाँ, पर जो एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स हैं उनमें भी दो साइड्स हैं। एक साइड पेटा की है जो आपको मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वीगन बोलता है, दूसरी साइड कुछ एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स हैं जो आपको अपने काम में बाधा मानते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है अभी? वो बाधा इसलिए मानते हैं क्योंकि मैं उन्हें दिखा रहा हूं कि तुम जो कर रहे हो वो बहुत अधूरा, बहुत नैरो काम है। लेकिन ये काम करके तुम अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हो, लाइसेंस दे रहे हो कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो गए हो। उनके अहंकार पे चोट पड़ती है। अब मेरा काम किसी वीगन ग्रुप को बचाना तो है नहीं, मेरा काम जानवरों को बचाना है। और मैं जानवरों को बचाने की बात करता हूं तो वीगन ग्रुप्स को चोट लग जाती है, तो मैं क्या करूं? ये कैसे वीगन ग्रुप्स हैं जो कि वाइडर पिक्चर देखना ही नहीं चाहते, जो एक छोटे से अपने दायरे में कुछ कर रहे हैं और उसी में वो करके कहना चाहते हैं कि हम तो महान हैं। कैसे?
कुछ बड़ा करो, तुम्हें महान होना चाहिए, मैं चाहता हूं तुम महान बनो, पर उसके लिए तुमको पूरी बात समझनी पड़ेगी और अपने काम का दायरा बढ़ाना पड़ेगा। आप जैसे वीगन शब्द नहीं यूज करते हो यूजुअली, आप शुद्ध शाकाहार बोलते हैं। मैं तो चाहता हूं कि मैं सिर्फ शाकाहार बोलूं, शुद्ध शाकाहार भी नहीं। शाकाहार पर्याप्त है, पर शाकाहार पे सब दूध वालों ने कब्जा कर लिया। वो खीर को भी शाकाहारी बोलते हैं, उनके हिसाब से लस्सी भी शाकाहारी है, तो फिर मुझे बोलना पड़ता है शुद्ध शाकाहार। नहीं तो शाकाहार काफी है, शाकाहार बोलना पर्याप्त है, बहुत सुंदर शब्द है शाकाहार। पर आप वीगन क्यों नहीं बोलते? क्यों बोलूं, जब तुम्हारी भाषा में पहले से ही एक इतना सुंदर और सशक्त शब्द मौजूद है, तो मुझे वीगन शब्द को बाहर से लाने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे वीगन शब्द से कोई आपत्ति भी नहीं है, कोई वीगन बोल रहा है अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे पास पहले से ही बहुत अच्छा शब्द मौजूद है ना, शाकाहार। और शाकाहार में अब कन्फ्यूजन हो रहा हो तो मैं बोल देता हूँ शुद्ध शुद्ध शाकाहार। शाकाहार। शुद्ध शाकाहार। जी देखो, अगर लोगों को लगेगा कि तुम बाहर से कोई एक आइडियोलॉजी ले आए हो पश्चिम से, उसको भारत के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हो, तो लोग क्यों स्वीकार करेंगे? हमें ये देखना होगा, समझना होगा कि जीव मात्र के प्रति करुणा, सब जानवरों के प्रति मैत्री का भाव भारतीय दर्शन में, धर्म में हमेशा से रहा है। वो हमारी अपनी बात है, मौलिक बात है, निजी नेटिव बात है। वो बात हमें उधार लेने की जरूरत नहीं है। शाकाहार हमारी अपनी बात है, हमें देखना होगा। तभी जब ग्रुप्स में बोला भी जाता है कि बात करने भी चाहे कि हम वीगन हैं, तो एक तरह से वीगन शेमिंग हो जाती है कि नया फैड है कुछ। हाँ हाँ हाँ, जरूरत ही नहीं है। वीगन काहे को, तुम शाकाहारी हो और तुम वास्तविक शाकाहारी हो। ये सब जो खीरबाज और चायबाज हैं, ये तो नकली शाकाहारी हैं, छद्म पाखंडी शाकाहारी हैं। बोलते हैं शाकाहारी हैं और उड़ा रहे हैं घी दूध। तुम कहाँ के शाकाहारी हो? विज्ञान भी इनको वेजिटेरियन नहीं मानता, इनको बोलता है लैक्टो वेजिटेरियन। आप अगर किसी डॉक्टर से या किसी डाइटिशियन से, विज्ञान से संबंधित किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे कि ये सब घी दूध उड़ाते हैं, ये क्या है, वेजिटेरियन है? तो कहेंगे नहीं, वेजिटेरियन नहीं है, ये लैक्टो वेजिटेरियन है। मैं कह रहा हूं वेजिटेरियन बनो, शुद्ध शाकाहारी। आचार्य जी, आप बोलते हैं आचार्य जी कि वीगन होना, शुद्ध शाकाहारी बनना एक फर्स्ट स्टेप होता है अध्यात्म में भी, और आपके खिलाफ वही वीगन लोग आपके खिलाफ काम करते हैं जो मतलब अध्यात्म के बारे में कुछ जानना नहीं चाहते हैं। देखो, हमारे भीतर ना एक कोई बैठा होता है जिसको वही सब चीज़ें चाहिए जो दुनिया में हर किसी को चाहिए। दुनिया में हर किसी को क्या चाहिए? कंजम्पशन, रुपया, पैसा, फेम, प्रसिद्धि, ये सब चाहिए। अगर वो हमको मिलता हो इस रास्ते से तो हम इस रास्ते से ले लेंगे, वो हमें मिलता उस रास्ते से तो हम उस रास्ते से ले लेंगे, वही हमें मिलता हो इस रास्ते कि जिधर से मिलता हो ले लेंगे। हम किसी भी रास्ते पर चलें, हम चाह क्या रहे होते हैं? वही सब जो हर आदमी चाह रहा है, मैं पॉपुलर हो जाऊं, मेरे पैसा आ जाए, यही सब, मुझे महान मान लो, यही सब चल रहा होता है। तो कई बार ये जो एनिमल एक्टिविज्म होता है, ये भी बस एक जरिया बन जाता है वही सब चीजें पाने का जो शायद KFC के मालिक को भी चाहिए, किसी स्लॉटर हाउस के मालिक को भी चाहिए। स्लॉटर हाउस के मालिक को भी पैसा और फेम चाहिए स्लॉटर कर करके, और हो सकता है कि किसी एनिमल एक्टिविस्ट को भी पैसा और फेम चाहिए हो एनिमल रेस्क्यू कर करके, लेकिन चाहिए तो वही चीज़ है। जब उनको बताया जाता है, मैं आग्रह करके बड़े प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब तक तुम्हारे भीतर जो अंधेरा बैठा हुआ है तुम उसको नहीं हटाओगे, तुम न जानवर के काम के हो, ना इंसान के काम के हो, ना अपने काम के हो। जब मैं ये बात बोल देता हूं तो सबको बहुत बुरी लग जाती है। जो मांसाहारी हैं वो भी मेरे पीछे पड़े हैं,
तमाम तरह के जो वीगन ग्रुप्स हैं उन्हें भी मैं पसंद नहीं आता, क्योंकि मैं उनको जो असली कोर बात है वो बताता हूं। तो मतलब अपने डिजायर्स को देखे बिना, अपने आप को समझे बिना कुछ हो ही नहीं सकता सही काम। ये नहीं समझ में आता। लोग कहते हैं जमीन पे काम करो, जमीन पे। अरे जमीन पे जो काम कर रहा है वो यहां से ही तो ऑपरेट कर रहा है ना। जमीन पे हाथ काम करते हैं, पर उन हाथों को चलाने वाला कौन है? मैं। अगर मुझे यही नहीं पता कि मेरे भीतर कौन सी टेंडेंसी बैठी है, तो मैं जमीन पे जो भी कुछ करूंगा वो गलत ही होगा। ये नहीं समझ में आती बात लोगों को। बहुत लोगों का एक आग्रह है, जिद है कि हम वीगन तो रहेंगे पर स्पिरिचुअल नहीं होंगे। और जैसे ही मैं कहता हूं कि बिना स्पिरिचुअल हुए तुम वीगन हो रहे हो तो तुम पाखंडी हो, तो एकदम गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, ये इंसानियत की बात है, आई फील फ्रॉम विद इन। मैं कहता हूं विद इन क्या है, इसको जानने को ही अध्यात्म बोलते हैं। कई एक्टिविस्ट हैं वो कहते नो नो नो, इट्स नॉट, माय वीगनिज्म डज नॉट कम फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी, इट कम्स फ्रॉम विद इन। अब विद इन क्या होता है? ऐसे तुम यहां हाथ रख रहे हो, क्या होता है? फ्लैश। योर वीगनिज्म कम्स फ्रॉम योर फ्लैश। नो, इट कम्स फ्रॉम माय फीलिंग। फीलिंग क्या होती है? फीलिंग क्या होती है ये जानने को ही अध्यात्म या आत्मज्ञान या सेल्फ नॉलेज बोलते हैं। उसके बिना तुम वीगन नहीं हो सकते। ये मेरी बात वीगन लोगों को बहुत कड़वी लगती है, बहुत कड़वी। और ये जो पूरा एक खेल चलता है ना, फीलिंग वाला, इमोशन वाला, ये इमोशन का ही खेल है जिसने क्लाइमेट चेंज पैदा करा है। जैसे तुम बोलते हो कि तुम्हारी फीलिंग है कि तुम्हें एनिमल बचाना है, वैसे ये बोल देंगे कि इनकी फीलिंग है कि इन्हें एनिमल खाना है। अगर फीलिंग ही सब कुछ है तो अब तुम इनको कैसे मना करोगे? अगर एक आदमी बोल रहा है कि फीलिंग के नाते मैं एनिमल को बचाना चाहता हूं, तो दूसरा आदमी आके बोल सकता है कि फीलिंग के नाते मैं एनिमल को खाना चाहता हूं। तुम दूसरे आदमी को कैसे मना करोगे? ये तो फीलिंग वर्सेस फीलिंग हो गया। फीलिंग तो फीलिंग। तो जब तक ये पूरा वीगनिज्म का खेल इमोशन और फीलिंग सेंट्रिक रहेगा, तब तक ये इनइफेक्टिव भी रहेगा और हिपोक्रिटिकल भी रहेगा। It has to arise from a core of understanding, and that core of understanding is what spirituality addresses. Spirituality जादू टोना जंतर मंतर नहीं होती। Spirituality ये नहीं होती कि there is a metaphysical God in which you have to believe. Spirituality is about knowing yourself. If you do not know yourself, how will you ever be kind to anybody? Kindness is not a matter of feelings or morality. Kindness is a matter of self-knowledge. Without self-knowledge, your kindness is shallow, very shallow. सर जी कुछ मतलब थोड़े व्यक्तिगत क्वेश्चंस थे जानवरों को लेके ही आचार्य जी। आचार्य जी जैसे कि हम किसी जानवर को मतलब बचा के लाते हैं जो हमारी आंखों से ही दिखते हैं, जो आसपास होते हैं, तो आचार्य जी फिर उनको बचा के लाते हैं, कोई कोई ज़्यादा किसी को ऐसी बीमारी है कि वो थोड़े दिन बाद फिर मर जाता है, या उसको ऐसी चोट लगी है कि वो घायल अवस्था में मेरे पास रहा 1-2 महीने, फिर वो मर गया। तो आचार्य जी फिर दुख होता है काफ़ी, वो चला जाता है, इमोशंस भी जागते हैं, आपको भी सुनते हैं आचार्य जी, लेकिन फिर भी दुख होता है। लेकिन क्या आचार्य जी उस जानवर के प्रति प्रेम ही हमारे दुख का कारण बन जाता है? मैं इस सवाल को दूसरे तरीके से देखता हूँ। मैं कहता हूँ वो दुख शायद प्यारी बात है, लेकिन वो दुख मुझे बस उस जानवर के लिए क्यों हो? मैं उस दुख को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं उस दुख से बहुत बार गुजरा हूँ। बहुत प्यारे प्यारे मेरे एनिमल फ्रेंड रहे हैं जीवन के अलग अलग मौक़ों पर, और मैंने उनको खोया है। डॉग, खरगोश, मुर्गा, कई खरगोश। तो वो जो दर्द रहता है, जो मैंने पहला अपना खरगोश खोया था,
उस बात को अब 10 साल से भी ज़्यादा हो गए। लेकिन अभी भी जब वो पूरा किस्सा याद आता है, और मेरा बहुत ख़ास रिश्ता था उससे, तो पूरे पूरे मन में जैसे टीस की एक लहर दौड़ जाती है। 10 साल से ज़्यादा हो गया, पर दर्द आज भी वैसा ही ताज़ा है। मैं उसको जानता हूँ, उस दर्द को। नंदू उसका नाम था। मैंने कहा फिर मेरे लिए सब जानवर अब नंदू हो गए, मैं अपने दुख को विस्तार दूंगा। किसी भी जीवित प्राणी को अगर दर्द हो रहा है तो मेरे नंदू को दर्द हो रहा है। सब मेरे लिए नंदू हो गए। चाहे मैं उस प्राणी को देखा हूं नहीं देखा हूं, जानता हूं नहीं जानता हूं, वो छोटा हो बड़ा हो, प्यारा ना हो, शाकाहारी हो मांसाहारी हो, सब प्राणी है वो। उनको अगर दर्द हो रहा है तो नंदू को दर्द हो रहा है। तो दुख अगर छोटा सा रह गया, व्यक्तिगत रह गया, तो उसमें कोई फिर बात नहीं है। दुख हुआ है तो दुख की जड़ तक जाएंगे ना, पूरा गहरे तक जाएंगे। हम कहेंगे जैसे मेरा गया है वैसे ही औरों के भी तो सब प्यारे जानवर जा रहे हैं ना। जैसे इसको दर्द हुआ है वैसे ही न जाने कितने पशुओं को दर्द हो रहा है। मुझे फिर अब सबके दर्द का इलाज करना है। यही उसके प्रति हमारा प्यार और श्रद्धांजलि हो सकता है। एक रूप में तू चला गया, पर तेरे बाकी जितने रूप हैं मैं कोशिश करूंगा कि उनकी कुछ सेवा कर सकूं। मुझसे ये पूछना चाहते हो कि वो भुला कैसे दें दर्द को? मैं ही नहीं भुला पाया, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? मुझसे ही नहीं भूला आज तक। वो बीमार था, मैं उसे टोकरे में लेके हिमालय तक गया था। कैंप्स होते थे तो वहाँ वो टोकरे में साथ, वो सब मेरे पास उसके छोटे छोटे वीडियो रखे हुए हैं। इधर उधर लैपटॉप चेंज हुआ, सब हुआ, तो उनका वीडियो रखे हैं, डिलीट कर दें। कई बार सोचा जाने दो, यादें हैं। मैंने एक भी वीडियो डिलीट नहीं किया, लेकिन मैं किसी को कैसे बताऊं कि ये मेमोरीज डिलीट कैसे की जाती हैं। हाँ, उन मेमोरीज को हम डेप्थ दे सकते हैं, और जो हमारा फील्ड ऑफ कंसर्न है उसको हम वाइडन कर सकते हैं। तो जी मतलब थोड़ा दूसरा क्वेश्चन भी थोड़ा इस तरह से ही है, जैसे हम एनिमल्स के लिए काम करते हैं, जो भी हमारी आंखों के सामने हमें दिखते हैं कि कोई डंडा मार रहा है किसी को, कोई हानि पहुंचा रहा है, या उसको इतना डंडा मार दे कि वो घायल ही हो गया। तो आचार्य जी कभी कभी होता क्या है कि हम गुस्सा आ जाता है, लेकिन आचार्य जी आपको सुनते हैं तो फिर गुस्से के पीछे का छुपा हुआ सच भी जानते हैं कि गुस्सा कहाँ से निकल के आता है। आचार्य जी कभी कभी गुस्सा इस हद तक आ जाता है कि सीरियस लड़ाई हो गई और फिर सामने से नहीं, गुस्सा क्या, कोई भी काम बुरा नहीं होता अगर वो किसी की रक्षा के लिए किया जा रहा है। कोई दुर्बल है, पीड़ित है, बेजुबान बेसहारा है, और उसको बचाने के लिए गुस्सा आ रहा है, तो मैं इस गुस्से को अशुभ नहीं मानता। हाँ, गुस्सा बस इसी दिशा में चलना चाहिए कि इसको बचा लूं। गुस्से का रुख ये नहीं हो जाना चाहिए कि मैं किसी को मार दूं, कि कोई घोड़े को डंडे मार रहा था तो तुमने डंडा उठा करके उसमें मार दिया। हाँ, उस इंसान को ही मारना शुरू कर दिया। ये नहीं है। कोई इंसान घोड़े को डंडे मार रहा है तो गुस्सा आ रहा है, तो मैं नहीं कहूँगा बुरी बात हो गई, लेकिन वो गुस्सा बस इस दिशा में हो और इस हद तक हो कि तुम घोड़े को बचा लो। ये नहीं होना चाहिए कि फिर तुमने डंडा उठा करके उस आदमी को ही पीट दिया, वो फिर गलत हो जाता है। तो जी इसमें थोड़ा आगे ये हो जाता था, मतलब हुआ है पहले कभी,
तो मतलब कि कुछ लड़ाई हो गई हमारी, तो सामने से वो धमकी दे रहे हैं कि तुझे देख लेंगे, तुझे मार देंगे, ये कर देंगे। कोई किसी को नहीं देख लेता, सबको मिट्टी हो जाना है, क्या देख लोगे तुम नहीं भी शाम को देखोगे, सोते हैं तो मतलब कोई डर लगता नहीं है। तुम नहीं भी देखोगे तो भी एक दिन मौत आनी है, हमें भी आनी है, तुम्हें भी आनी। तुम्हें भी आनी है। कौन किसी को क्या देख लेगा, सबको देखने वाला कोई और है। भारी हो गई ज़्यादा बातचीत? नहीं आपके बच्चों को मज़ा नहीं आएगा? क्या आएगा? नहीं आएगा आज। सर जी एक मतलब एक ऐसे वर्ड्स में आप बताइए वीगनिज्म कि बच्चों तक कैसे वो बिल्कुल इजीली समझ पाए कि आखिर वीगन हो क्या है। ये जितने जानवर हैं ना, जितने भी, ये सब हमारे भाई बहन हैं, सब। ठीक है, जैसे घर में हम ये नहीं करते ना कि दूसरे का चुरा के खाएंगे पिएंगे, वैसे ज़िंदगी में भी नहीं करना चाहिए। दूसरे का चुरा के, दूसरे को तकलीफ दे के हम मौज मनाएं, घर में ऐसा अच्छा लगता है? करते हो घर में ऐसा? करते हो क्या? तो वैसे ही ज़िंदगी में भी नहीं करना चाहिए। सब भाई बहन है, सब भाई बहन है। कुछ हद तक जैसे तो बोला कि सांस लेना छोड़ दो, कि बैक्टीरिया होता है वो, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। पर जहां कहीं भी हमारी चॉइस है, हमारा कंट्रोल है, वहां हम किसी को तकलीफ नहीं देंगे, एकदम नहीं देंगे। और ये नहीं कि जो क्यूट दिख रहा है एनिमल बस उसको तकलीफ नहीं देनी है, हमें मेढक को भी नहीं देनी है, हमें मछली को भी नहीं देनी है, हमें सांप को भी नहीं देनी है, हमें इंसेक्ट्स को भी नहीं देनी है। हम जिसको जिसको बचा सकते हैं हम सबको बचाएंगे। अब बाकी अपनी सीमाएं होती हैं। मैं इस पे आके बैठ गया हूँ, हो सकता है कि हाँ इसमें नीचे कोई बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट्स रहे हो, रहते हैं बहुत माइक्रो, और मैं बैठ गया मर गए। या हम चलते हैं, चलने में पाँव के नीचे कुछ बहुत छोटी सी चीज़ आ गई, मर गई, हमें नहीं पता, घास पे चल रहे थे कुछ मर गया, हमें नहीं पता चला। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बस हम माफ़ी मांग सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो हमें माफ़ी मिले। पर जहाँ कहीं भी हमारा नियंत्रण बस चलता है, वहाँ पर हम जानते बूझते तो किसी को तकलीफ नहीं देंगे। सब भाई बहन है हमारे ये, और भाई बहन भी नहीं है, हमारे छोटे भाई बहन है। क्यों? क्योंकि हमारी तुलना में ये हमसे कमज़ोर है, छोटे हैं फिर हमसे ना। जो हमसे कमज़ोर होता है छोटा होता है, छोटा होता है कमज़ोर होता है ना घर में। तो जैसे अपने बच्चों को, अपने छोटे भाई बहनों को थोड़ा बचा के रखा जाता है, वैसे ही हम जानवरों को बचा के रखते हैं। ये जीने का एक तरीका है, ये जीने की तमीज़ है। सर जी क्वेश्चंस तो मैं काफ़ी सारे मतलब चलते रहते हैं, लेकिन सर जी ये भी देखते हैं कि हम कि कुछ बच्चे बचपन से ही एनिमल से प्यार करते हैं। मतलब बचपन से ही वो एनिमल से प्यार करेंगे, उनकी उनकी केयर करेंगे, उनको उनके घर के आसपास जो डॉग्स होंगे उनको खाना खिलाएँगे, जो भी उनसे हो सकता है बचपन से ही। और कुछ बच्चे होते हैं कि वो बचपन से ही हेट कर रहे हैं उनको, उनको देख के डर जाएँगे, वो पास आएँगे तो इनको मारेंगे। सर जी फिर ये ऐसी वृत्तियाँ मतलब ये कहाँ से क्यों कैसे? देखो, थोड़ी बहुत हिंसा लेके तो सब पैदा ही होते हैं, ठीक है। वो किसी में ज़्यादा एक्सप्रेस्ड हो सकती है, किसी में थोड़ी कम हो सकती है। इसीलिए जो मनुष्य का बच्चा होता है उसको एजुकेशन चाहिए होती है। तो हमें अपने बच्चों को इस तरह से एजुकेट करना पड़ेगा। एजुकेशन का सारा मतलब ही यही होता है, कल्चर का असली मतलब यही है कि उसके भीतर जितनी भी गड़बड़ चीज़ें हैं, जो हमारे यहाँ पे इवोल्यूशन का प्रोसेस रहा है, हमारी बॉडी में ही काफ़ी गड़बड़ चीज़ें बैठी होती हैं, इसमें वायलेंस भी शामिल है ना। तो छोटा बच्चा भी कुछ ना कुछ हद तक वायलेंट होता है। तो एजुकेशन और कल्चर होते ही इसीलिए हैं कि उसके भीतर से वायलेंस हट जाए और हाइयर वैल्यूज़ उसमें आए। अच्छा जी, होता उल्टा देखा जाता है। जैसे एक बारी मेरे पास भी कुत्ता है, तो मैं वॉक पे लेके जा रही थी, तो एक छोटी सी बच्ची, 5 साल की बच्ची, वो आके मुझसे पूछी कि इज दिस अ स्ट्रीट डॉग।
बहुत छोटी बच्ची, मेरे को मैं सोच ही नहीं पाई इतनी छोटी बच्ची को ये बात एक्नॉलेज कर रही हो कि स्ट्रीट डॉग है ये, पेट डॉग नहीं है। पेट डॉग एक तरीके का होता है, तो स्ट्रीट डॉग को मारो, डंडे ले लेके घूमते हैं, इस तरीके का बच्चों को एजुकेशन इस तरह से दी जा रही वो है। तो है, जहाँ पे बहुत घर होते हैं जहाँ बच्चा रो रहा होता है पर उसको मांस खिला रहे होते हैं और वो कह रहा होता है कि नहीं 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 खाना, उसको ज़बरदस्ती मांस खिलाते हैं। वो तो है ही, जानी हुई बात है। कल्चर इसलिए होता है ताकि आपको बेहतर बनाए, पर हमारा जो कल्चर है वो बस हमारी कंडीशनिंग करता है। कल्चर होता है ताकि आपको डीकंडीशन करे, आपको जो आपके गड़बड़ संस्कार हैं उनसे मुक्त करे। लेकिन हमारा जो कल्चर होता है, जो एजुकेशन होती है पूरी, वो उल्टा काम कर देते हैं, वो बीमार को और बीमार कर देते हैं। अच्छा जी, एक क्वेश्चन ये था कि अच्छा जी, बच्चों को कैसे हम इन्फ्लुएंस करें कि वो आप तक अच्छे से आ सकें, सच तक अच्छे से आ सकें, गीता तक अच्छे से आ सकें, और वो तभी समझ पाएंगे कि वीगन कैसे, एनिमल से प्यार, अंदर से प्रेम तभी कर पाएंगे। तो आचार्य जी, इसके लिए थोड़ा। आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आप जो काम कर रहे हो उसके माध्यम से बच्चे खुद ब खुद आगे आएंगे, विजडम की ओर आएंगे। आपने उनके भीतर कंपैशन का बीज डाल दिया है, वो उनको फिर आगे विजडम की तरफ लेकर अपने आप आएगा। ये आप कर सकते हो कि बीच बीच में आप अपने जो ऑडियंस हैं उनको बताते रहो कि ये जो पूरा एनिमल लव का क्षेत्र है वो सिर्फ फीलिंग पर नहीं चल सकता, उसको विजडम पर चलना चाहिए। बिना विजडम के फीलिंग अंधी हो जाती है। तो फीलिंग तो हमारे पास है ही, पर उसमें हमें समझदारी को जोड़ना पड़ेगा। ये आप अपने बच्चों को, ऑडियंस को बीच बीच में बताते रहिए। सर जी, मैं ये भी देखता हूँ कि काफ़ी, जैसे जब हम वीगन की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो काफ़ी कमेंट्स आती हैं। तो वही बोलती हैं, तुम कहानियों में फंसे हुए हो लोग हो। हमें बोलते हैं वो कि तुम कहानियों में फंसे हुए लोग हो, ये तुम मन गढ़ंत कहानी बना रहे हो अपनी वीडियोस पर, मतलब व्यूज़ लाने के लिए। ये मतलब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वो मतलब इस हद तक यहाँ तक कमेंट्स करते हैं। भारत ही नहीं, दुनिया भर में लगभग अभी 1/4 से 1/3 तक लोग हैं जो क्लाइमेट चेंज को डिनाई कर रहे हो, कह रहे हैं ऐसा कुछ है ही नहीं। अमेरिका जैसे देश में भी 1/4 लोग अभी मान नहीं रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज कुछ है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो गए हैं जो कि बाइंडिंग है हर देश पे कि उसे अपने कार्बन एमिशन इतने इतने रोकने हैं। इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो गए हैं, नेशनल पॉलिसीज़ बन गई हैं कार्बन एमिशंस को रोकने की। लेकिन लोग इतने धुरंधर हैं क्यों कह रहे हैं नहीं क्लाइमेट चेंज तो कुछ होता ही नहीं। क्लाइमेट चेंज नहीं होता तो ये जो गवर्नमेंटल पॉलिसी बनी है किस लिए बनी है फिर? और ये जो पूरी साइंटिफिक एविडेंस है जो रोज रोज सामने आ रही है वो किस लिए आ रही है? तो वो तो देखो सब स्वार्थ का खेल है। जिसकी कार्बन एमिशन की दुकान ही हो, जिसका सारा व्यापार ही ऐसा हो कि उसमें ज़बरदस्त तरीके से ग्लोबल वार्मिंग होनी है उसके काम से, वो क्यों मानेगा कि ग्लोबल वार्मिंग असली चीज़ है? क्योंकि अगर उसने मान लिया कि उस ग्लोबल वार्मिंग असली है तो उसे अपना काम बंद करना पड़ेगा, उसके स्वार्थ पर चोट पड़ती है ना। तो लोग इसलिए नहीं मान रहे, मानना तो पड़ेगा ही। 60-70 का दशक था जब ज़बरदस्त एक मीडिया में द्वंद्व चला था। ये टोबैको कंपनीज थी और बहुत सारे बिके हुए साइंटिस्ट थे, ये सब मिलकर के सिद्ध करने में लगे थे कि सिगरेट पीने से कोई नुकसान नहीं होता। बोल रहे थे ये सब बेकार की बात है कि गला खराब हो जाता है, कि लंग कैंसर हो जाता है, और ये सब जो बेकार की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। 20 साल तक उन्होंने पूरी कोशिश की सच्चाई पे पर्दा डालने की, जो टोबैको कंपनीज थी और जो बिका हुआ रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट था, इन सब ने पूरी कोशिश की। 20 साल बाद ही चुप हो गए, पर 20 साल तक इन्होंने लोगों को खूब मूर्ख बनाया। तो वही अभी क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में चल रहा है। अभी ये जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, खासकर जितनी ये जैसे ये ऑयल कंपनीज हैं बड़ी बड़ी,
एक्सन मोबिल है सऊदी अरब की, सऊदी अरामको है, ये सब हैवी फंडिंग कर रही हैं ये पब्लिसिटी करने की कि क्लाइमेट चेंज कुछ होता नहीं है, और ये खरीदी हुई रिपोर्ट्स पब्लिश करा देते हैं कि नहीं क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं, या कहते हैं क्लाइमेट चेंज है भी तो उतना खतरनाक नहीं जितना बताया जा रहा है, या ये कह देते हैं नहीं क्लाइमेट चेंज तो खतरनाक है पर उससे ज़्यादा खतरनाक बात कुछ और है। मतलब कुछ करके सिद्ध करने में लगे हैं कि क्लाइमेट चेंज गंभीर मुद्दा नहीं है। ये अभी ऐसा कर लेंगे, 5-10 साल और कर लेंगे, और जब पानी बिल्कुल सर के ऊपर से गुजर जाएगा सिर्फ तभी मानेंगे ये। जी आप बताते हैं कि सिर्फ हमारे पास 2 ही साल हैं, उससे भी कम ही है अब मतलब। जब पानी सर के ऊपर से गुजर जाएगा ना तब ये धीरे धीरे कहेंगे हाँ 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 करके मान लेंगे, और इस पर इनकी कोई पेशी तो होनी नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि इनको फिर पकड़ा जाएगा कि इतने सालों तक तुमने जनता को मूर्ख क्यों बनाया। बस फिर ये अच्छा जी, मैं ये और सबसे ज़्यादा सुनता हूँ कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी सही रहेगा। मतलब ये जो एकदम से तार्क, मेरे दादाजी हैं, उनको मैं समझाता हूँ तो कुछ वैसी बात करते हैं आपके बारे में, ख़त्म हो जाएगी तो दुनिया। दुनिया ऐसे नहीं ख़त्म हो जाएगी, नहीं कल ख़त्म हो गई है। दुनिया ऐसे ख़त्म होगी जैसे किसी गंभीर हालत का कोई रोगी 20-30 साल में तिल तिल करके मरे। ऐसे नहीं होगा कि जैसे अचानक बिजली का झटका लगा और मर गए। सड़ सड़ करके मरेंगे हम। अब पूछो लोगों से, ठीक है दुनिया ऐसे नहीं खत्म होगी, दुनिया तुम्हें सड़ा सड़ा के खत्म होगी। अब ठीक है, असल में लोग दुनिया को ऐसे सोचते हैं कि कोई बाहर की दूर की चीज़ है। किसी को ये बोलो ना दुनिया खत्म हो जाएगी, कहते हैं हाँ खत्म हो जाए तो उनको बोलो अच्छा तुम्हारा परिवार खत्म हो जाएगा, तुम्हारे परिवार में जिससे तुम्हें प्यार है वो खत्म हो जाएगा, तब उन्हें होश आएगा। दुनिया तो ऐसा लगता है किसी और ग्रह की बात हो रही, तो आदमी कहता है खत्म होने दो, खत्म होने दो, उसे खत्म होने दो। वो जो तुम्हारे घर में तुम्हारे सब प्यारे लोग हैं ना, ये खत्म होंगे, इनके खत्म होने की बात हो रही है, इनको बचाने की बात हो रही है, होश में आओ।